हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 1.4 आरंभ करेंगे। चलिए उसका प्रथम प्रश्न पढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं, उस दिशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। औचित्य भी बतलाइए। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ पार्ट दिए हुए हैं इस प्रश्न में, और आपसे बोला गया है कि किस किस में जो हमारी ये एक द्विआधारी संक्रिया दी हुई है तो वो हमें प्राप्त होगी अथवा नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए फर्स्ट पार्ट में आपके पास दिया हुआ है जेड प्लस में, और आपको एक संक्रिया दी हुई है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। अब चूंकि आपको ये देखना है कि ये द्विआधारी संक्रिया मिलेगी अथवा नहीं, अर्थात आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये आपके पास आंसर मिल रहा है ए माइनस बी, ये भी आपके पास एक जेड प्लस का अवयव ही होना चाहिए, और जेड प्लस का मतलब होता है सभी धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए अगर आप एक उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, जैसे आपने एक उदाहरण के तौर पर लिया, ए का मान आपने 4 ले लिया और बी का मान आपने 5 ले लिया। तो यहां से आप देखिए अगर आप ए स्टार बी निकालेंगे तो आपके पास 4 माइनस 5 आ जाएगा। तो आपने देखा ये तो -1 आ रहा है। अब -1 अपने पास जेड प्लस को बिलोंग तो नहीं करता, अर्थात -1 एक धनात्मक पूर्णांक तो नहीं है। तो आप यहां से बोल सकते हो कि जो ए स्टार बी है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। तो यहां से मैंने बोल दिया कि ए स्टार बी एक द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। आपको बस इतना ध्यान रखना होता है कि अगर आपको किसी भी एक बिंदु के लिए ऐसा फॉलो नहीं करता हुआ मिल गया तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि द्विआधारी संक्रिया नहीं मिलेगी। चलिए अब हम द्वितीय पार्ट पर चलते हैं इसी तरीके से। तो इसमें हमको दिया हुआ है कि जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए बी द्वारा परिभाषित संक्रिया। तो अब देखिए यहां भी हमको जेड प्लस बोला गया है, तो जेड प्लस में ही मुझे चेक करना है, और बोला गया है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी। ध्यान रखना है जेड प्लस में बोला गया है अर्थात सभी धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। जहां पर ए बी धनात्मक पूर्णांक हो, बी भी हो, और ये ए बी भी एक धनात्मक पूर्णांक ही होना चाहिए। तो देखिए आप जानते हैं आप कोई सा भी युग्म ले लीजिएगा ए कॉमा बी का, अगर ए बी धनात्मक पूर्णांक है और बी भी एक धनात्मक पूर्णांक है तो ए बी अर्थात ए गुणा बी करने पर भी एक धनात्मक पूर्णांक ही मिलेगा। तो आपको यहां से ये पता लगेगा कि a इंटू बी जो होगा वो आपके पास जेड प्लस का ही एक अवयव होगा, अतः यहां पर द्विआधारी संक्रिया ये हो जाएगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि यह एक द्विआधारी संक्रिया होगी। तो अभी देखिए हमने दूसरा पार्ट भी हल कर लिया। अब हम तीसरे पार्ट पर बढ़ते हैं। तीसरे पार्ट में दिया हुआ है आर में, आर अर्थात सभी वास्तविक संख्याओं में, जिसे अंग्रेजी में रियल नंबर बोलते हैं, संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित, ये आपको दिया हुआ है। तो देखिए थर्ड पार्ट अपने पास क्या है। थर्ड पार्ट में हमको दिया हुआ है आर में ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, आपको ये दिया हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ए है वो भी एक आर का ही अवयव होना चाहिए अर्थात वास्तविक होना चाहिए, बी भी एक वास्तविक होना चाहिए। तो इसको जब भी ऐसा लिखा होगा तो आप ए बी स्क्वायर से इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो आप देखिए अगर आप ए जो कि वास्तविक होगा और आप उसमें बी स्क्वायर का यदि आप गुणा कर देंगे तभी तो आपके पास ए बी स्क्वायर आएगा। तो वास्तविक संख्या का यदि आप वास्तविक संख्या से गुणा करेंगे तो आपके पास वास्तविक संख्या ही आएगी। चूंकि ये आर का ही एक अवयव आ रहा है ए बी स्क्वायर, इसलिए आप बोल सकते हैं कि यह जो संक्रिया थी या यह जो अपने पास क्रिया हम कर रहे हैं वो एक द्विआधारी संक्रिया ही होगी। तो यहां से इस तरीके से आपने तृतीय पार्ट भी देख लिया। चलिए अब हम चतुर्थ पार्ट पर चलते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है जेड प्लस में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का मापांक द्वारा परिभाषित। तो देखिए चतुर्थ पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, जेड प्लस में आपको दिया हुआ है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का मापांक। तो देखिए जेड प्लस का मतलब है सभी धनात्मक पूर्णांक,
इसका मतलब ये हुआ कि ए भी एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए और बी भी एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो आप यहां से ये देखो कि अगर आप a माइनस बी निकालेंगे और यदि आप उसका मापांक लेंगे तो मापांक का मतलब ही ये है कि यह एक धनात्मक पूर्णांक ही होगा, क्योंकि मापांक का मतलब होता था कि यह हमेशा धनात्मक वैल्यू ही देगा। तो आपको समझ में आता है कि a माइनस बी का यदि आप मापांक निकालेंगे तो वो भी एक धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि यह एक द्विआधारीय संक्रिया हो जाएगी। अगर आप इसको किसी उदाहरण के तौर पर देखना चाहते हैं तो चलिए एक उदाहरण के तौर पर हम जल्दी से देख भी सकते हैं इसे। अगर आप a का मान 4 ले लेते हैं और b का मान 5 ले लेते हैं तो आप देखिए यहां पर अगर आप a स्टार b निकालेंगे अर्थात आप 4 स्टार 5 निकाल रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 5 का मापांक, तो ये माइनस 1 का मापांक आ जाएगा और आप जानते हैं ये तो अपने पास 1 ही आता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक अपने पास क्या है, जेड प्लस का ही तो एक अवयव है। तो यहां से मिल रहा है कि एक जेड प्लस का अवयव है, इसलिए ये द्विआधारीय संक्रिया हो जाएगी। लेकिन अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप देखिए फर्स्ट पार्ट में यहां पर जेड प्लस ही था लेकिन यहां पर a माइनस बी था, जबकि आप फिफ्थ पार्ट में देख रहे हैं तो यहाँ a माइनस बी का मापांक दिया हुआ है, इसलिए फिफ्थ पार्ट में तो ये द्विआधारीय संक्रिया हो जाएगी, जबकि प्रथम पार्ट में ये द्विआधारीय संक्रिया नहीं थी। चलिए अब हम फिफ्थ पार्ट पर बढ़ते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है जेड प्लस में संक्रिया स्टार ए स्टार बी इक्वल टू ए द्वारा परिभाषित। तो देखिए फिफ्थ पार्ट लिखते हैं, आपको इसमें दिया हुआ है जेड प्लस में ए स्टार बी इक्वल टू आपको ए दिया हुआ है। तो देखिए इसका मतलब ये है कि जेड प्लस अर्थात ए और बी दोनों हमारे पास जेड प्लस अर्थात धनात्मक पूर्णांकों से सम्मिलित होने चाहिए। तो ए भी जेड प्लस का एक अवयव होना चाहिए और बी भी जेड प्लस का एक अवयव होना चाहिए। अब आप कोई सा भी युग्म ले लीजिएगा, जैसे उदाहरण के तौर पर आप a बराबर 2 मान लेते हैं और b बराबर 4 मान लेते हैं। तो अगर आप 2 स्टार 4 इस वाले पार्ट में निकालेंगे तो आपके पास वो 2 के बराबर आ जाएगा। तो आप ये देखिए 2 आपके पास हमेशा जेड प्लस ही तो आएगा। तो आपने ये देखा चूंकि 2 भी जेड प्लस का ही एक पार्ट है, इसलिए ये भी एक द्विआधारीय संक्रिया हो जाएगी। तो यहां से आपने ये देख लिया कि एक उदाहरण के तौर पर हमने बताया कि ये एक द्विघातधारी संक्रिया हो जाएगी। अर्थात आप एक सामान्य केस में ये भी समझ सकते हैं कि जब आप a को ही z प्लस मान ले रहे हैं और b को भी z प्लस मान रहे हैं और वो a के बराबर दिया है तो ये भी तो एक z प्लस का कथन ही होगा। तो यहां से a भी एक z प्लस का कथन होगा। तो आप यहां से एक साधारण केस के द्वारा भी बोल सकते थे कि यह एक द्विआधारी संक्रिया ही हो जाएगी। तो इस तरीके से हम प्रथम प्रश्न को हल करेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 2 हल करेंगे। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार जो द्विआधारी क्रम विनिमय है तथा क्या ये जो संक्रिया है स्टार साहचर्य भी है। तो देखिए यहां पर आपको 2 पार्ट दिए हुए हैं इस प्रश्न के, और पहले पार्ट में आपको दिया हुआ है जेड में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा एक परिभाषित किया गया है हमें। तो हमें ये बताना है कि ये जो आपके पास ये क्रिया लिखी हुई है क्या ये द्विआधारीय क्रिया एक क्रम विनिमय क्रिया होगी और साहचर्य क्रिया होगी भी अथवा नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले हम क्रम विनिमय के लिए चेक करते हैं। तो क्रम विनिमय के लिए पता करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्रम विनिमय का मतलब पता होना चाहिए। तो क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम और विनिमय मतलब एक्सचेंज कर देना, मतलब अदला बदली कर देना। तो अगर आपके पास 2 अवयव लिखे हुए हैं a कॉमा बी, तो अगर मैं अदला बदली कर दूंगा अर्थात b कॉमा ए हो जाएंगे वो। तो देखिए आप यहां पर देखिए कि एक उदाहरण के तौर पर आप देखिए पहले वाले पार्ट में कि अगर आप a का मान जैसे 1 ले लेते हैं और b का मान 2 ले लेते हैं, या आप कोई भी मान ले सकते हैं। तो अगर आप a स्टार b निकालेंगे तो आपके पास a माइनस बी अर्थात यहां से 1 माइनस 2 आ जाएगा तो ये माइनस 1 आ जाएगा। चलिए लेकिन अगर आप b स्टार a निकालेंगे
तो आपके पास वो b माइनस ए आ जाएगा और वो वहां से 2 माइनस 1 अर्थात 1 आ जाएगा। तो यहां से आप देख रहे हैं कि a स्टार b इज नॉट इक्वल टू b स्टार a, अर्थात जो ये नियम था वो क्रम विनिमय नियम नहीं होगा। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि क्रम विनिमय नियम ये नहीं है। तो हमने ये तो पता कर लिया। अब हम बात करते हैं साहचर्य नियम के लिए। तो साहचर्य नियम को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें साहचर्य का मतलब पता होना चाहिए। तो देखिए, साहचर्य नियम का मतलब होता है कि यदि आपके पास तीन अवयव इस तरीके से कुछ डिफाइंड है, ए स्टार बी, सॉरी यहां पर स्टार हटा देता हूं, स्टार सी है, और अगर आपके पास ये आपके लिए ए स्टार बी स्टार सी कुछ ऐसा आ गया, अगर ये बराबर आ गया तो आप बोल देंगे कि यह जो हमारे पास क्रिया है वो एक साहचर्य क्रिया है। साहचर्य का मतलब है अगर आप यहां पर जैसे मैंने ए और बी को साथ में रखा है और यहां पर बी और सी को साथ में रखा है, तो इसी को हम साहचर्य नियम बोलते हैं। तो अब देखिए, साहचर्य नियम को यदि चेक कर रहे हैं तो आपके पास जैसे ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे, तो देखिए जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी, और यहां से स्टार सी करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। चलिए अब आप इसको हल करेंगे दाएं पक्ष को, तो आप निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी। तो आप देखिए इसको यदि आप हल करेंगे यहां से तो आपको दिखा हुआ है ये ए स्टार बी माइनस सी हो जाएगा, और जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास a माइनस बी माइनस सी बचेगा, और जब आप इसको सरल करेंगे तो आपके पास ये a माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ a माइनस बी माइनस सी है और यहाँ a माइनस बी प्लस सी है, तो ये बराबर तो नहीं होंगे। हो सकता है किसी बिंदु के लिए ये बराबर हो जाए, लेकिन हमेशा ये बराबर नहीं होंगे। आप उदाहरण के तौर पर देख भी सकते हैं, यदि आप a का मान 1, बी का मान 4 और सी का मान कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे आपने 2 ले लिया, तो आप यहां पर निकालेंगे जो ये पहला वाला पार्ट है, यहां से आपका मान आएगा ए स्टार बी स्टार सी में निकाल रहा हूं, तो यहां से आपके पास देखिए मान क्या आ जाएगा आपके लिए 1 माइनस 4 माइनस 2, और ये हल करने पर माइनस 5 आ जाएगा। अगर आप इसका मान निकालेंगे तो आप करेंगे ए स्टार बी स्टार सी, तो ये आपके पास आया था 1 माइनस 4 प्लस 2, तो यहां से आप देखिए ये माइनस 2 हो जाएगा। तो क्या माइनस 5 और माइनस 2 बराबर होते हैं? तो आप तुरंत बोलेंगे कि नहीं, अर्थात यह साहचर्य नियम फॉलो नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया कि ना तो ये अपने पास द्विआधारी जो संक्रिया थी वो क्रम विनिमय होगी और ना ही वो साहचर्य होगी। चलिए अब हम द्वितीय पार्ट पर बढ़ते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है Q में A स्टार B बराबर AB प्लस 1 द्वारा परिभाषित, यह आपको दिया हुआ है। Q का मतलब होता है रेशनल संख्याएं अर्थात भिन्नात्मक संख्याएं। तो देखिए सबसे पहले हम क्रम विनिमय की जांच करते हैं। यदि आप क्रम विनिमय की जांच करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप A स्टार B निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा AB प्लस 1 आ जाएगा। अगर आप B स्टार A निकालेंगे तो आपके पास BA प्लस 1 आ जाएगा, और आप AB का मतलब होता है A और B का गुणा, और BA का मतलब भी होता है B और A का गुणा। तो आप यहां से देख रहे हैं कि A स्टार B इक्वल टू B स्टार A आ रहा है, अर्थात आप बोल सकते हैं कि जो ये संक्रिया होगी वो क्रम विनिमय संक्रिया हो जाएगी। चलिए अब हम इसी तरीके से इसके लिए साहचर्य का नियम देखेंगे, क्या ये द्विआधारी संक्रिया साहचर्य होगी अथवा नहीं होगी। तो चलिए उसको चेक करते हैं। तो आप उसके लिए A स्टार B स्टार C निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए आपके पास क्या जाएगा, अगर आप इसको हल करेंगे तो आपके पास AB प्लस 1 आ जाएगा, और यहां से स्टार C लिखा हुआ है, तो ये आपके पास आ जाएगा AB प्लस 1 C प्लस 1। इसी तरीके से आप अब A स्टार B स्टार C निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा A स्टार। अब आप जब इसको हल करेंगे इस संक्रिया द्वारा तो आपके पास आ जाएगा BC प्लस 1, और जब आप यहां से इसको हल कर रहे हैं तो देखिए आपके पास आ जाएगा A
गुणा बी सी प्लस वन। तो आप देखिए यहां से ए बी प्लस वन गुणा सी प्लस वन और ये वाली ए गुणा बी सी प्लस वन ये हमेशा बराबर नहीं होंगे। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि यह साहचर्य नियम को फॉलो नहीं करेगा, अर्थात ये द्विआधारी संक्रिया साहचर्य नहीं होगी। चलिए अब हम इसी तरीके से तीसरे पार्ट पर बढ़ते हैं। तीसरे पार्ट में आप देखिए आपको दिया हुआ है Q में A स्टार B बराबर AB बटे 2 द्वारा परिभाषित। Q का अर्थ है भिन्नात्मक संख्याएं, अर्थात सभी संख्याएं मेरे पास भिन्नात्मक होनी चाहिए। तो आप यहां से देखिए अगर आपको क्रम विनिमय जांचना है कि यह जो द्विआधारी संक्रिया है क्रम विनिमय होगी अथवा नहीं, तो आप उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, A स्टार B निकालेंगे। तो वो आपने सीखा है AB बटे 2 आएगा क्योंकि आपको यहां पर दिया हुआ था। इसी तरीके से अब आप B स्टार A निकालेंगे तो आप देखेंगे कि यदि आप B स्टार A निकालेंगे तो आपके पास BA बटे 2 आ जाएगा। और AB और BA का तो मतलब सेम ही होता है क्योंकि दोनों का गुणा ही हो रहा है A और B का। तो आप यहां से पता लगाएंगे कि A स्टार B बराबर B स्टार A हो रहा है। आप देख सकते हैं इन दोनों को यदि आप देखेंगे तो ये दोनों बराबर हैं। तो जैसे ही ये दोनों बराबर हुए अर्थात आप बोल देंगे कि यह जो संक्रिया थी वो एक क्रम विनिमय संक्रिया हो जाएगी। इसलिए देखिए मैंने सही का निशान भी लगा दिया है। अब हम साहचर्य की बात करते हैं। तो हम ये यहां पर चेक करेंगे कि यह द्विआधारी संक्रिया साहचर्य है अथवा नहीं। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले आपको A स्टार B स्टार C निकालना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको इस कोष्टक के मान को हल करना पड़ेगा और ये आपको दिया हुआ है, देख लीजिएगा AB बटे 2 आएगा। तो AB बटे 2 स्टार C आ जाएगा और आप फिर इनको हल करेंगे इस रूल द्वारा, इस नियम द्वारा। तो आपके पास AB बटे 2 C बटे 2 आ जाएगा ये। तो यहां से ये ABC बटे 4 हो जाएगा। तो यहां से आपने ये तो आपने निकाल लिया। अब बारी आती है आप निकालेंगे दूसरा मेथड। तो A स्टार B स्टार C आ जाएगा। अब यहां से आप इसको पहले हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा A स्टार, ये तो ऐसे ही रहेगा तो देखिए मैंने ऐसे ही लिख दिया। और ये अपने पास हो जाएगा BC बटे 2 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि इन दोनों में अब आप लगाएंगे जो आपके पास परिभाषा दी हुई थी, आप देख भी सकते हैं ये। तो जब आप इनमें लगाएंगे तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, आप लिखेंगे A BC बटे 2 बटे 2। तो यहां से आप देखेंगे कि ABC बटे 4 ही आ रहा है। तो आपने देखा कि मेरे पास ये जो मान और ये मान बिल्कुल सेम आया है, अर्थात आप बोल सकते हैं कि यह जो द्विआधारी संक्रिया है वो एक साहचर्य संक्रिया हो जाएगी। इसी तरीके से आप देखिए आपको चतुर्थ पार्ट में दिया हुआ है Z प्लस में A स्टार B बराबर 2 की घात AB द्वारा परिभाषित। Z प्लस का मतलब है कि जो A B या जो भी सभी अवयव हमारे आएंगे वो सभी धनात्मक पूर्णांक आने चाहिए। तो ये समझ में आता है कि यदि आप A और B को धनात्मक पूर्णांक लेंगे तो 2 की घात AB भी एक धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। तो देखिए यहां से अगर आपको क्रम विनिमय जांचना है तो आपने सीखा था सबसे पहले आप A स्टार B निकालेंगे। तो आपने A स्टार B यहां से निकाला तो देखिए आपके पास 2 की घात AB आ जाएगा वो, क्योंकि आप इस रूल को फॉलो करेंगे। अब आप B स्टार A निकालेंगे तो देखिए B स्टार A यदि आप निकालेंगे तो आप लिखेंगे 2 की घात BA लिखेंगे। और आप जानते हैं AB और BA दोनों समान ही बातें हैं क्योंकि A और B का गुणा ही हो रहा है। तो आप चाहे AB लिखें चाहे BA लिखें। तो यहां से आपको समझ में आया A स्टार B इक्वल टू B स्टार A हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2 की घात AB बराबर 2 की घात BA होता है। तो यहां से आप जैसे ही आपको ये पता लगा कि ये A स्टार B बराबर B स्टार A हो गया है तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि जो अपना ये द्विआधारी संक्रिया है वो एक क्रम विनिमय संक्रिया हो जाएगी। तो देखिए यहां पर मैंने सही का निशान भी लगा दिया है। अब बात करते हैं हम साहचर्य नियम को जांचने के लिए। तो देखिए साहचर्य नियम के लिए हम चेक करते थे, सबसे पहले हम A स्टार B स्टार C निकाल देते हैं। तो देखिए अगर आप सबसे पहले तो आप इसमें लगाएंगे ये वाला परिभाषा तो आपके पास आ जाएगा A स्टार और ये आ जाएगा 2 की घात BC। अब देखिए आप इन दोनों में लगाएंगे ये वाली परिभाषा तो आपके पास आ जाएगा 2 की घात
ए गुणा 2 की घात बी सी। तो यहां से ये आ गया। अब आप निकालेंगे ए स्टार बी एक कोष्टक में स्टार सी। तो अब देखिए, अब आप इसमें पहले लगाएंगे ये वाली परिभाषा, तो आपके पास आ जाएगा 2 की घात ए बी स्टार सी। और जब आप यहां पर लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 की घात ए बी गुणा सी। तो आप यहां से देख रहे हैं कि ये और ये दोनों मान हमेशा बराबर तो नहीं होंगे। तो आप देखिए कि ये अपने पास साहचर्य नियम नहीं होगा, या मैं बोल सकता हूं ये जो द्विआधारी संक्रिया है वो साहचर्य नियम नहीं है। आप इसको एक उदाहरण के तौर पर भी देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी है। तो देखिए, अगर आप ए बराबर 1 ले लेते हैं, बी बराबर 4 ले लेते हैं और सी बराबर अगर आपने 3 भी ले लिया, तो देखिए यहां पर आप यदि मान निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 की घात 1 गुणा 2 की घात 4 गुणा 3, अर्थात आपके पास आ जाएगा 2 की घात 12। चलिए अब आप यहां पर हल करते हैं तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 2 की घात, इसको मैं हल कर रहा हूं तो ये आ जाएगा 2 की घात 1 गुणा 4 मतलब 4 गुणा 3। तो देखिए इनमें बिल्कुल बहुत ज्यादा अंतर है, ये बराबर तो नहीं है, तो आपने बोल भी दिया है कि यह साहचर्य नियम नहीं होगा। चलिए अब हम अगले पार्ट पर चलते हैं, भाग संख्या 5 पर। इस भाग संख्या 5 में आपको दिया हुआ है z प्लस में a स्टार b बराबर a की घात b द्वारा परिभाषित, और आपको बताना है कि यह क्रम विनिमय है अथवा नहीं। तो सबसे पहले क्रम विनिमय के लिए आपने सीखा था कि आप a स्टार b निकालेंगे और b स्टार a निकालेंगे और फिर देखते हैं कि वो बराबर हैं अथवा नहीं। तो देखिए a स्टार b निकालेंगे तो वो अपने पास आ जाएगा a की घात b, और अगर आप b स्टार a निकालेंगे तो ये अपने पास b की घात a आ जाएगा। तो आप यहां से ये देख रहे हैं कि a स्टार b इज नॉट इक्वल टू b स्टार a, ये बराबर तो नहीं है हर केस में, तो आप बोल सकते हैं यह क्रम विनिमय नहीं होगा। इसलिए आप देख सकते हैं मैंने क्रॉस का साइन बनाया है। अगर यहां पर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। अगर आप a का मान 4 लेते हैं और b का मान अगर आप 3 ले लेते हैं, तो देखिए यदि आप ये निकालेंगे तो आपके पास 4 की घात 3 आ जाएगा और यहां से 3 की घात 4 आ जाएगा, ये अपने पास 64 हो जाएगा और ये 81 हो जाएगा। तो आप देख भी पा रहे हैं कि 64 और 81 बराबर तो नहीं होते हैं। तो आपको यहां से ये पता लग गया क्रम विनिमय ये नहीं होगा। हाँ, लेकिन आपको ये ध्यान रखें, अगर आपने a का मान और b का मान दोनों का मान 1 ले लिया तो आपके पास ये 1 की घात 1 अर्थात 1 आ जाएगा, और यहां भी 1 की घात 1 अर्थात 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये बराबर हो गए तो एक क्रम विनिमय नियम लागू करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू, किसी एक स्पेशल वैल्यू के लिए बराबर आ रहे हैं, ये किसी साधारण केस में बराबर नहीं आएंगे। तो इसलिए आपने बोल भी दिया कि क्रम विनिमय नियम नहीं होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं साहचर्य को चेक करने के लिए कि क्या यह द्विआधारीय संक्रिया साहचर्य होगी अथवा नहीं होगी। तो देख लिए, इसके लिए हमने सीखा था कि a स्टार b स्टार c आप सबसे पहले निकालेंगे। तो देखिए a स्टार b यदि आप निकाल रहे हैं तो आप उसको तो इसी रूल से फॉलो करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा a की घात b स्टार c, और यहां से आप देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा a की घात b की घात c आ जाएगा। तो यहां से आपके पास a की घात b c आ जाएगा। चलिए आपने ये तो आपने बिल्कुल देख लिया कि a की घात b c आ गया। अब आप a स्टार स्टार b स्टार c निकालेंगे। तो यहां पर आप सबसे पहले इस वाले कोष्टक को हल करेंगे। तो देखिए आपके पास आ जाएगा a स्टार, तो ये ऐसे ही रहेगा ये वाला, तो मैंने यहां ऐसे ही लिख दिया। अब आप इसको लिखेंगे b की घात c लिखेंगे। तो अब यहां से आपके पास ये हो जाएगा a की घात b की घात c हो जाएगा ये यहां से। तो यहां से आप देखिए कि a की घात bc और a की घात b की घात c दोनों बराबर तो नहीं होते, अर्थात आप बोल सकते हैं कि यह द्विआधारी संक्रिया साहचर्य नहीं होगी। तो आप देख भी सकते हैं मैंने क्रॉस का साइन यहां पर बनाया है। चलिए अब हम इस प्रश्न के अंतिम भाग पर अर्थात भाग 6 पर चलते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है r माइनस माइनस 1 में a स्टार b बराबर a बटे b प्लस 1 द्वारा परिभाषित, आपको ये ऐसा दिया हुआ है। तो देखिए इसका मतलब है कि जो a और b हैं वो
सभी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि r का मतलब वास्तविक संख्या है, लेकिन उसमें से -1 नहीं होना चाहिए। तो आप देख भी पा रहे हैं -1 क्यों मना किया गया है, क्योंकि ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्रम विनिमय को चेक करते हैं कि क्या यह आधारी संक्रिया जो द्विआधारी संक्रिया है वह क्रम विनिमय होगी अथवा नहीं होगी। तो उसके लिए आपने सीखा था कि आप a स्टार b निकालेंगे। तो देखिए आप इस फॉर्मूले से यदि निकालेंगे तो a बटे b प्लस 1 आ जाएगा। चलिए फिर बात आएगी कि आप b स्टार a निकालें। तो अगर आप इस फॉर्मूले से b स्टार a को निकालेंगे तो a की जगह b और b की जगह a हो जाएगा, अर्थात b बटे a प्लस 1 हो जाएगा। तो आप यहां से देख रहे हैं कि a स्टार b इज नॉट इक्वल टू b स्टार a, अर्थात ये दोनों बराबर तो नहीं है। हो सकता है ये किन्हीं स्पेशल मानों के लिए या किन्हीं 2-3 मानों के लिए तो बराबर आ जाएं कभी कभी, लेकिन ये हर केस में बराबर नहीं होंगी, या मैं बोल सकता हूं ये हमेशा बराबर नहीं होंगे। इसलिए आप बोल सकते हैं कि यह जो द्विआधारी संक्रिया है वो क्रम विनिमय नहीं होगी। अब हम इसी तरीके से बात करते हैं कि क्या यह साहचर्य होगी। तो साहचर्य के लिए आपने सीखा था कि आप सबसे पहले a स्टार b एक कोष्टक में स्टार c निकालेंगे। तो देखिए आप यदि इसको हल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इस फॉर्मूले से देखिए आपके पास जो परिभाषा दी हुई है यह आ जाएगा a बटे b प्लस 1। अब आप देखिए स्टार c निकालेंगे। तो अब यहां से अगर आप इस फॉर्मूले को अपनाएंगे तो आपके पास आ जाएगा a बटे b प्लस 1 बटे c प्लस 1 आ जाएगा। तो यहां से इसको मैं सिंप्लीफाई करूं या सरल करूं तो आपके पास a बटे b प्लस 1 c प्लस 1 आ जाएगा। चलिए आपने ये तो देख लिया। अब बारी आएगी कि आप दूसरा वाला पक्ष निकालेंगे, अर्थात a स्टार और एक कोष्टक में b स्टार c लिख दिया। अब आप जब इसमें लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा a स्टार। देखिए इसमें यदि आप लगाएंगे तो आपके पास b बटे c प्लस 1 आ जाएगा। और जब आप इन दोनों में द्विआधारी संक्रिया अर्थात जो आपकी परिभाषा है जो कि हमको यहां पर दी हुई थी ये लगाएंगे तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, a बटे b बटे c प्लस 1 आ जाएगा। और यहां से आप देखिए अगर आप इसको थोड़ा सरल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a c प्लस 1 गुणा b प्लस c प्लस 1। तो आप देख भी सकते हैं कि यहां से ये वाला मान और ये वाला मान बराबर तो नहीं आ रहे, अर्थात आपने यहां से ये देखा a स्टार b स्टार c बराबर नहीं है a स्टार b स्टार c के। तो यहां से ये पता लगा कि जो आपका ये द्विआधारी संक्रिया दी हुई थी वो एक साहचर्य भी नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने अपने इस प्रश्न को हल भी कर दिया है। अब हम प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि समुच्चय के अवयव आपको दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 में a और ये आपको चिन्ह दिया हुआ है b बराबर, इसका मान आपको दिया हुआ है निम्नतम a, b, अर्थात इसका मान है a, b में जो निम्नतम आएगा द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। और आपको दिया हुआ है इस संक्रिया के लिए संक्रिया सारणी भी लिखिए। तो आपको एक सारणी बनानी है और जो इस नियम को फॉलो कर रही हो। तो चलिए उसको हम बनाने के लिए सबसे पहले एक सारणी बना लेते हैं। तो अब देखिए ये हमने एक सारणी बनाई है। अब उसमें आप ये देखिए कि आपको a और b दिखाने थे, तो मैं a को पंक्तियों में दिखा दूंगा और b को मैं स्तंभ में दिखा दूंगा, b के अवयवों को। अब यहां से देखिए जो a और b हो सकता है तो वो समझ लीजिएगा आप, a और b हो तो 1 2 3 4 5 में से ही सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं a के अवयव मान लीजिएगा लिखता हूं, तो 1 2 3 4 5 मैंने a के अवयव लिख दिए। इसी तरीके से मैं यहां b के अवयव लिख देता हूं, तो 1 2 3 4 5। इसको लिखने का मतलब मेरा इसलिए लिखा है मैंने ये, ताकि मैं हर किसी के लिए a और b में ये वाला नियम लिख पाऊं। तो देखिए यहां पर जो मेरे को नियम दर्शाना है वो मैं नियम यहां पर लिख देता हूं। तो अब देखिए इस नियम का मतलब था कि निम्नतम a और b में से लिखना है। अब हम लिखना सीख लेते हैं कि कैसे लिखा जाता है। तो देखिए जब आप इस वाले भाग में आएंगे
तो आपको पता लग रहा है कि ये वाला भाग 1 और 1 से मिल रहा है। तो आपको यहां से ये पता लगा कि 1 और 1 में आपको ये वाला नियम लगाना है, अर्थात 1 और 1 में आपके पास निम्नतम आपके पास 1 आएगा, तो आपने 1 लिख दिया यहां से। इसी तरीके से जब आप इस वाले भाग में आएंगे तो ये वाला भाग आप देख रहे हैं 1 के सामने है और 2 के नीचे है, तो 1 और 2 में निम्नतम आपके पास 1 होता है, तो आपने यहां पर 1 लिख दिया। इसी तरीके से जब आप इस भाग में आएंगे तो आपको 1 और 3 के लिए विचार करना पड़ेगा, तो 1 और 3 में आपके पास निम्नतम 1 होता है। इसी तरीके से आप देखिए ये आपके पास 1 वाली पंक्ति चल रही है और ये 4 वाले स्तंभ है, इसका मतलब है ये 1 पंक्ति और 4 स्तंभ वाला भाग आपको मिलेगा। तो यदि आप इस वाले भाग में देखेंगे तो 1 और 4 में से न्यूनतम 1 ही होता है, तो आपने 1 यहां लिख दिया। इसी तरीके से जब आप यहां पर देखेंगे तो इन सभी में तो 5 होगा और इधर से पंक्ति में देखूंगा तो ये 1 वाली पंक्ति है, तो यहां से आप देखेंगे 1 और 5 में निम्नतम 1 ही आएगा। तो आपने यहां से तो देख लिया। अब आप यहां से देखो कि जब आप इस वाले भाग में आएंगे तो इस वाले भाग का मतलब है 2 और 1 वाला भाग था ये, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 के नीचे वाली लाइन है ये, तो आप 2 और 1 में निम्नतम निकालेंगे तो 1 ही आएगा। इसी तरीके से इस वाले भाग में जब आप आएंगे तो देखिए ये 2 वाली पंक्ति है और 2 वाले स्तंभ से बना हुआ है, तो 2 और 2 में आपके पास निम्नतम 2 ही आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप इस वाले भाग में आएंगे तो देखिए ये 2 वाली पंक्ति और 3 वाले स्तंभ से मिलकर बना है, अर्थात 2 और 3 में आपको निम्नतम देखना होगा, और 2 और 3 में आप निम्नतम जानते हैं कि 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 और 4 में निम्नतम यहां से आप निकालेंगे तो आपके पास 2 आएगा, और 2 और 5 में निम्नतम 2 आ जाएगा। तो यहां से आपने दूसरी पंक्ति भी फिलअप कर ली है। अब आप यहां पर आएंगे तो देखिए ये 3 पंक्ति लिखी हुई है और 1 स्तंभ वाली है, तो 3 और 1 में मिनिमम आपके पास 1 आ जाएगा, मिनिमम अर्थात निम्नतम। अब आप देखेंगे इस वाले भाग में तो 3 और 2 में आप देखेंगे तो 3 और 2 में निम्नतम आपके पास 2 आएगा। इसी तरीके से 3 और 3 में आपके पास निम्नतम 3 आ जाएगा, 3 और 4 में निम्नतम आपके पास 3 आ जाएगा, और 3 और 5 में निम्नतम 3 आ जाएगा। तो आपने ये भी फिल कर दिया। इस तरीके से जब आप इस वाली पंक्ति में देखेंगे तो देखिए 4 पंक्ति है और पहला स्तंभ के लिए चल रहा है, तो 4 और 1 में निम्नतम आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ 4 और 2 में आपको देखना पड़ेगा, तो 4 और 2 में आप जानते हैं निम्नतम आपके पास 2 आ जाएगा। इसी तरीके से आप यहां पर देखेंगे तो 4 और 3 में आपके पास निम्नतम 3 आ जाएगा, और यहां पर आप देखेंगे तो 4 और 4 में निम्नतम आपके पास 4 ही आ जाएगा, और यहां पर 4 और 5 में निम्नतम 4 आ जाएगा। अब हमारे पास अंतिम पंक्ति रह गई है, तो आप इसमें देखिए 5 वाली पंक्ति है और ये 1 वाला स्तंभ है, तो जब आप इसमें देखेंगे तो आपको 5 और 1 में देखना पड़ेगा। तो 5 और 1 में यदि आप ये वाला क्रिया अपनाएंगे तो आपको निम्नतम लिखना पड़ेगा 5 और 1 के लिए। तो आप देख सकते हैं 5 और 1 का निम्नतम आपके पास 1 आता है, तो आपने यहां पर 1 लिख दिया। इसी तरीके से 5 और 2 का निम्नतम यहां पर 2 आ जाएगा, 5 और 3 देखना पड़ेगा इस वाले भाग में, तो ये 3 आ गया। 5 और 4 का निम्नतम देखना पड़ेगा इस भाग में, तो ये 4 आ जाएगा, और इस भाग में 5 और 5 का ही निम्नतम देखना पड़ेगा, तो ये अपने पास 5 आ जाएगा। तो यहां से आपने ये देखा कि किसी भी संक्रिया के लिए संक्रिया सारणी कैसे लिखी जाती है। चलिए अब हम अगले प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 4 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 को पढ़ लेते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है समुच्चय, जिसके अवयव आपको दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार, जो भी एक संक्रिया दी थी, पर विचार कीजिए, तथा और आपको कुछ पार्ट दिए हुए हैं और उन पार्ट का आपको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। बेसिकली इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि ए और बी दो अवयव अगर आप लेते हैं तो वो 1 2 3 4 5 ही हो सकते हैं, तो आपने ए और बी सब लिख दिया, जैसे हमने प्रश्न संख्या 3 में एक सारणी बनाई थी। अब उस प्रश्न में इन्होंने कुछ भी कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ वैल्यू भरी रखी हैं, आप देख भी सकते हैं। अब यहां पर हमको बोला गया है उस सारणी को देखकर हमको 2 स्टार 3 स्टार 4 की परिकल्पना करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहां पर हम देख लेते हैं 2 स्टार 3 स्टार 4 निकालना है। तो यहां से आप सबसे पहले 2 स्टार 3 निकालेंगे, क्योंकि एक कोष्टक में लिखे हुए हैं, तो 2 स्टार 3 आप निकालेंगे तो आप देखिए 2
वाली पंक्ति आप देखें और 3 वाला एक स्तंभ देखें तो आपको ये वाला अवयव मिल जाएगा। तो 2 स्टार 3 अर्थात आपको 1 मिल जाएगा। तो यहां से अब आपके पास 1 स्टार 4 बचा है। तो अब आप 1 स्टार 4 को हल करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 वाली पंक्ति और 4 वाला आप स्तंभ देखेंगे तो 4 वाला स्तंभ तो ये है, तो आपके पास ये 1 ही मिलेगा, अर्थात आप 1 स्टार 4 निकालेंगे तो आपके पास 1 आ रहा है। तो आपने इस तरीके से ये तो निकाल लिया। अच्छा, अब बात आती है कि 2 स्टार और कोष्टक में 3 स्टार 4 है, तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब मुझे ये वाला कोष्टक हल करना पड़ेगा, अर्थात 3 और 4 वाला। तो आप देखिए 3 और 4 वाला आप देख रहे हैं, तो आपके पास ये मिल रहा है, ये वाला भी आप देख लीजिएगा 3 वाली पंक्ति में और 4 वाले स्तंभ में है। तो यहां से आपके पास 2 स्टार, इसका मान तो 1 आया है। अब आप 2 और 1 वाला आप देखेंगे तो देखिए 2 वाली पंक्ति ये थी और 1 वाला स्तंभ ये था, तो आप देख रहे हैं कि ये अपने पास 1 ही आ रहा है। तो आपने यहां से ये देख लिया, आपको दोनों का मान निकालने को बोला गया था और आपने दोनों का मान भी निकाल दिया है। तो यहां से आपको पता लग रहा है कि इन दोनों का मान 1 ही आ रहा है। यहां पर आपको ये थोड़ा डाउट हो सकता है कि ये 2 और 3 का मतलब क्या है, क्या ये 2 पंक्ति ही होनी चाहिए, क्या ये 3 स्तंभ ही होना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, आप इस 2 को स्तंभ बोल सकते हैं और इसको पंक्ति वाला अवयव भी मान सकते हैं। अगर आपको मानना है कि ये पंक्ति है और ये स्तंभ है तो आप ऐसा भी मान सकते हैं। अगर आपको मानना है नहीं 3 स्तंभ मानेंगे और 4 पंक्ति मानेंगे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपके पास मान बिल्कुल ही सही आएगा। चलिए, अब हमने फर्स्ट पार्ट तो देख लिया, अब हम सेकंड पार्ट पर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में हमको दिया हुआ है क्या स्टार अर्थात जो ये संक्रिया दी हुई है, जो ये बनी हुई है सारणी, वो एक क्रम में है अथवा नहीं। आपसे ये पूछा गया है, क्या का चिन्ह आपके पास दिया गया है, अर्थात आपको हाँ या ना में जवाब देना है। तो देखेंगे आप कि आप कोई सा भी मान निकाल लीजिएगा। जैसे आप 1 स्टार 2 निकालिए तो आपके पास क्या आ रहा है, 1 स्टार 2 निकालने पर 1 आया। इसी तरीके से आप 2 स्टार 1 निकालेंगे तो आपके पास देख लीजिएगा 2 स्टार 1 निकालने पर आपके पास 1 ही आएगा। तो यहां से आपने देख लिया कि ये तो बराबर आ रहा है। इसी तरीके से आप कोई भी मान ले सकते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर एक और मान लेकर आपको दिखा देता हूं कि जैसे आप मान लीजिएगा 4 स्टार 2 निकाल रहे हैं, तो देखिए 4 स्टार यदि 2 निकालेंगे तो 4 और 2 आप निकालेंगे तो देखिए आपको 2 मिल रहा है, तो आपने यहां से 2 लिख दिया। अब आप 2 स्टार 4 निकाल रहे हैं तो 2 स्टार 4 के लिए आपको ये 2 और ये 4 इनमें देखना पड़ेगा, तो आपको मिल रहा है ये 2, तो आपने देखा ये 2 मिल रहा है। तो आप देख रहे हो कि आप 4 स्टार 2 और 2 स्टार 4 के मान एक जैसे पा रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई से भी 2 अवयव ले लेते हैं और आप ए स्टार बी निकालो चाहे बी स्टार ए निकालो, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए आप बोल सकते हैं यह जो संक्रिया है अपने पास क्रमभिन्न में हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसलिए यहां पर सही का चिन्ह भी लगाया है। चलिए, अब हम तृतीय पार्ट पर चलते हैं। तृतीय पार्ट में देख लेते हैं आपको क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है 2 स्टार 3 एक कोष्टक में और 4 स्टार 5 एक कोष्टक में और फिर बीच में एक स्टार लगा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। तो देखिए इसका मान हमें परकलन करना है, अर्थात इसका मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले आप इस कोष्टक को हल करेंगे और इस कोष्टक को हल करेंगे। तो चलिए 2 स्टार 3 को हल करते हैं। तो देखिए 2 स्टार 3 को यदि आप हल करेंगे 2 और 3 मतलब आपके पास ये 1 आ जाएगा, तो आपने यहां पर 1 लिख दिया। अब देखिए चूंकि ये स्टार का चिन्ह तो आप बना रहने देंगे तो आपने ये बना रहने दिया। अब बात आती है 4 स्टार 5 को हल करने के लिए। चलिए दोबारा सारणी पर चलते हैं। तो 4 और 5 देखेंगे तो 4 स्टार 5 भी आपके पास 1 आ रहा है, तो आपको पता लगा कि ये भी आपके पास 1 आ रहा है। तो अब आपके पास 1 स्टार 1 को हल करना रह गया। तो 1 स्टार 1 को फिर हम सारणी से देखते हैं। तो इसका मतलब है पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास 1 ही आ रहा है, तो इस तरीके से ये मान आपके पास 1 आ जाएगा। तो यहां से आपने देखा कि तीसरे पार्ट का मान 1 हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 5 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि मान लीजिए कि समुच्चय
और जिसके अवयव आपको दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 में एक द्विआधारी संक्रिया, और ये चिन्ह दिया हुआ है और दिया हुआ है कि ए और बी पर यदि आप एक संक्रिया अपनाएंगे तो उसका अर्थ है ए और बी का HCF द्वारा परिभाषित है। क्या संक्रिया जो आपको दी हुई है इस चिन्ह द्वारा उपर्युक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया के समान है? तो आपको क्या करना है कि इस द्विआधारी संक्रिया को दर्शाना है, और आपसे बोला गया है जो आप एक संक्रिया बनाएंगे और जो पिछले प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 4 में एक संक्रिया दी हुई थी क्या उसके समान आएगी। तो आपसे ये पूछा गया है हाँ अथवा ना में। तो देखिए सबसे पहले हम इस संक्रिया को परिभाषित करते हैं, तो उसके लिए हम एक सारणी ही बना लेते हैं ताकि हम ढंग से उसको सरलता से समझ सकें। तो यहां पर आप एक सारणी बना देंगे। तो यहां पर आप ये देखेंगे कि एक पंक्ति में तो आप ए के मान रख सकते हैं और एक स्तंभ में आप बी के मान रख दीजिएगा। आप किसी भी पंक्ति में ए का रखें अथवा किसी भी स्तंभ में आप बी का मान रखें। तो देखिए ध्यान रखें ए और बी के मान 1 2 3 4 5 में से ही होने चाहिए। तो देखिए यहां पर हम मान रख देते हैं और इसी तरीके से यहां पर मैं मान रख देता हूं। इस तरीके से मान रखने का पर्पज ये है कि आपके पास टोटल 25 संक्रियाएं आएंगी और आप देख सकते हैं ये आपके पास ऐसे 25 खाने भी बन रहे हैं, अर्थात आप पूरा संक्रिया एक ही सारणी में दिखा सकते हैं। और यहाँ पर जो ये भाग बचा है यहाँ पर हम ये वाली संक्रिया लिख देते हैं। तो हमने ये संक्रिया का चिन्ह भी बना दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको संक्रिया दी हुई है कि आपके पास इसका मतलब है HCF A और B का। तो देखिए यहां से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस वाले भाग को देखेंगे तो इसमें 1 और 1 आ रहा है, अर्थात इसका मतलब हुआ 1 और 1 का HCF, तो वो आप जानते हैं 1 आएगा। इसी तरीके से जब आप इस वाले भाग में देखेंगे तो देखिए इसमें 1 आ रहा है और ये 2 से मिलकर बनी हुई है, अर्थात 1 और 2 का HCF निकालना है, तो वो भी आपको पता है कि वो 1 ही आएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर ये देखिए कि आप एक एक करके देखें और एक शॉर्टकट ये देखिए कि इस वाली पंक्ति में 1 तो जरूर आएगा और यहाँ पर 3 भी आएगा, यहाँ कभी 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, लेकिन 1 तो इस वाली पंक्ति में जरूर आएगा। तो आप जानते हैं 1 का यदि आप HCF अर्थात मासापा या महत्तम समापवर्त किसी के भी साथ निकालें हमेशा 1 ही आएगा, तो आप 1 ही भर देते हैं इसमें। तो यहाँ से बहुत सरलता हमारे पास ये हुई कि हमको बार बार हर भाग को नहीं चेक करना पड़ा, एक बार में हमने 1 कर दिया। इसी तरीके से आप ये देखिए जब आप स्तंभ में जाएंगे तो इस स्तंभ में 1 हर किसी के साथ आएगा। आप देख सकते हैं इस स्तंभ में 1 एक अवयव तो होगा ही होगा ए या बी में से, तो अगर आप वहां पर भी मासापा या HCF निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो इस तरीके से आपने 1 यहां भर दिया। अब बात करते हैं 2 वाली पंक्ति की। तो देखिए जब आप इस भाग में आएंगे तो 2 और 2 का HCF निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 और 3 का HCF निकालना पड़ेगा इस भाग में तो 1 आ गया। 2 और 4 का HCF आप जानते हैं कि 2 आ जाएगा, और 2 और 5 का HCF इस वाले भाग में निकालना पड़ेगा, वो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप इस वाली पंक्ति के लिए चलेंगे तो देखिए इस वाले भाग में आपको 3 और 2 देखना पड़ेगा, अर्थात 3 और 2 का आपको HCF निकालना पड़ेगा, तो आपके पास वो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 और 3 का HCF आपके पास 3 आ गया। 3 और 4 का HCF यहाँ पर इस वाले भाग में आपके पास 1 आ जाएगा, और इस वाले भाग में 3 और 5 का HCF भी 1 आ जाएगा। इसी तरीके से आप इस वाले भाग में अर्थात इस पंक्तियों में देखेंगे तो इस वाले भाग में 4 और 2 का HCF निकालना पड़ेगा, वो आपके पास 2 आ जाएगा। 4 और 3 का HCF 1 आ जाएगा। 4 और 4 का HCF आप जानते हैं 4 ही आएगा, और 4 और 5 का HCF अर्थात मासापा 1 आ गया। इसी तरीके से जब आप इस पंक्ति में चलेंगे तो 5 और 2 देखना पड़ेगा आपको इस वाले भाग में, तो 5 और 2 का आपको HCF निकालना पड़ेगा, तो वो आपके पास 1 आ जाएगा। 5 और 3 का HCF आपके पास 1 आ जाएगा। 5 और 4 का HCF भी आप जानते हैं वो 1 आ जाएगा, और अंत में इस वाले भाग में आपको 5 और 5 देखना पड़ेगा, अर्थात आपको 5 और 5 का HCF निकालना पड़ेगा, वो आपके पास 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये एक सारणी बना दी है। अब आप देख भी सकते हैं कि जो हमने पिछले प्रश्न में एक सारणी देखी थी जो दी हुई थी और ये वाली सारणी बिल्कुल समान है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं हाँ यह जो संक्रिया है वो उपयुक्त प्रश्न 4 की संक्रिया के समान ही है। तो इस तरीके से हमने प्रश्न 5 को हल कर दिया। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं।
अर्थात प्रश्न संख्या 6 पर। इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि मान लीजिए कि n अर्थात प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स में एक द्विआधारी संक्रिया a स्टार b बराबर a तथा b का LCM द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास यहाँ कुछ 4 या 5 भाग दिए हुए हैं इस प्रश्न के। तो सबसे पहले इस प्रश्न को थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है कि यदि स्टार एक संक्रिया है तो a स्टार b आपको परिभाषित करना है LCM a और b से, अर्थात LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या मैं बोल सकता हूँ लघुत्तम समाप्त वर्त्य। तो आप यहाँ से ये देखिए कि जो भी अगर आपके पास दो नंबर दिए आएंगे तो आप ध्यान रखना a स्टार b आपको a और b का LCM निकालने पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब हम पहले पार्ट पर देखते हैं। पहले पार्ट में आपको दिया है 5 स्टार 7 और 20 स्टार 16 दिया है। तो देखिए अगर आप इस वाले पार्ट से देखेंगे, क्योंकि परिभाषा तो अपने पास यही है स्टार की इस संक्रिया की, तो आपको लिखना पड़ेगा LCM ऑफ 5, 7। तो आपको 5 और 7 का LCM निकालना पड़ेगा। तो चलिए, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा ही है 5 और 7 का LCM कैसे निकाला जाता है। चलिए एक बार हम उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए 5 और 7 का यदि आप LCM निकालेंगे तो सबसे पहले आप 5 से देंगे तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, यहाँ 7 ही रहेगा क्योंकि 5 में 7 का भाग नहीं जा सकता, सॉरी 7 में 5 का भाग नहीं जा सकता। अब चूंकि यहाँ 1 बन गया है तो अब आपको 7 का भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ से ये 1,1 आ जाएगा। तो जो LCM आएगा 5 और 7 का वो 5 गुणा 7 आ जाएगा, तो यहाँ से ये 35 आ जाएगा। तो आपने देखा कि LCM 5 और 7 का 35 आ गया। इस तरीके से आपने 5 स्टार 7 को हल कर दिया। तो अब बारी है 20 स्टार 16 को हल करने के लिए। तो LCM मेरे को निकालना पड़ेगा 20 और 16 का। तो 20 और 16 का यदि आप LCM निकालेंगे तो आपके पास वो 80 आ जाएगा। तो यहां से आपने 20 स्टार 16 भी निकाल दिया है। चलिए अब बात आती है सेकंड पार्ट की। उसमें आपको दिया हुआ है क्या संक्रिया क्रमविन्य में है, अर्थात जो आपको ये संक्रिया दी हुई थी तो आपसे पूछा गया है कि क्या ये वाली संक्रिया क्रमविन्य में होगी। तो देखिए हम दो अवयव मान लेते हैं A और B। तो अगर मैं A स्टार B अर्थात A और B के बीच में ये संक्रिया लगाऊं तो उसका मतलब आएगा LCM ऑफ A, B। और अगर मैं B स्टार A लिखूं तो वो आपके पास आ जाएगा LCM ऑफ B, A। तो यहां से आप जानते हैं कि इस कॉमा का कोई भी फर्क नहीं है, ये तो बस हमने आगे पीछे लिख दिया है, मतलब तो दोनों का सेम ही है कि आपको इन दोनों का LCM निकालना है। तो आप यहां से ये देख रहे हैं कि A स्टार B बराबर B स्टार A आ रहा है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि यह जो संक्रिया है वो एक क्रम विनिमय संक्रिया हो जाएगी। तो यहां से आपको यह भी पता लग गया कि यह संक्रिया एक क्रम विनिमय संक्रिया है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं, सॉरी इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं। तो आपको दिया हुआ है क्या यह संक्रिया साहचर्य है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। साहचर्य के लिए आपको सबसे पहले A स्टार B स्टार C निकालना पड़ा था। तो उसके लिए आप देखिए यदि आप इनमें हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा LCM ऑफ A B, A, B स्टार C। तो जब आप इन दोनों को हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा LCM ऑफ A, B, C आ जाएगा। इसी तरीके से आप साहचर्य के लिए दूसरा पक्ष निकालेंगे अर्थात A स्टार B स्टार C निकालेंगे। तो देखिए आप इसको हल करेंगे सबसे पहले तो आपके पास आ जाएगा A स्टार LCM ऑफ B, C। तो यहां से जब आप अब इन दोनों को हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा LCM ऑफ A, B, C। तो यहां से आपने देखा कि आपके पास ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं अर्थात A स्टार B एक कोष्टक में स्टार C बराबर A स्टार कोष्टक में B स्टार C आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि यह जो संक्रिया है वो साहचर्य नियम का भी पालन करेगी। तो देखिए मैंने यहां पर सही का चिन्ह भी बना दिया है। चलिए अब हम चतुर्थ पार्ट पर चलते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है n में स्टार अर्थात इस संक्रिया का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए।
तो चलिए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। फोर्थ पार्ट, तो देखिए तत्समक का मतलब क्या है। तत्समक का मतलब है कि यदि आप एक संख्या तो ए ले लें स्टार, एक संख्या यहां पर एक तत्समक अवयव आएगी। तो चलिए मैं इस संख्या को अभी के लिए x मान लेता हूं, इस x को तत्समक अवयव बोलेंगे। तो तत्समक का मतलब है ये हमारे पास a के बराबर ही आ जाना चाहिए था। लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले से देखूं जो मेरे को परिभाषा दी हुई थी, तो उसमें मेरे को लिखा हुआ था, इसका मतलब हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए कॉमा एक्स। तो आप ये देख रहे हैं कि आपको इसका मतलब ये हुआ कि a और x का एलसीएम आपको a मिलना चाहिए। तो ऐसा तो तभी संभव है जब x का मान आपके पास 1 हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस परिभाषा के लिए अर्थात n में एक, या मैं बोल सकता हूं n में स्टार का तत्समक अवयव एक होगा। तो यहां से आपको यह समझ में आ गया कि अगर तत्समक अवयव निकालना है तो वो इस वाली परिभाषा में एक हो जाएगा। चलिए अब हम अंतिम भाग अर्थात प्रश्न 6 के 5वें भाग पर चलते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है कि n के कौन से अवयव स्टार अर्थात इस संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय हैं। तो चलिए उसको समझ लेते हैं। भाग 5वां, तो देखिए व्युत्क्रमणीय का अर्थ क्या होता है। अगर आपके पास कोई भी अवयव a है तो a के लिए यदि स्टार एक व्युत्क्रमणीय, ये परिभाषा होगी, यह व्युत्क्रमणीय द्विआधारी संक्रिया है, तो एक अवयव b जरूर ऐसा होगा कि a स्टार b बराबर b स्टार a होगा और वो एक के बराबर होगा। तो आपने यहां से देखा कि a स्टार b बराबर b स्टार a बराबर 1 आ रहा है। तो आप यहां से देखो कि अगर आपको ये परिभाषा दी हुई थी, इसका मतलब तो होगा कि एलसीएम ऑफ a कॉमा बी, और इसका मतलब होगा एलसीएम ऑफ a कॉमा बी। अर्थात आप यहां से देख रहे हो कि अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपके पास तो ये आना चाहिए कि एलसीएम ऑफ a कॉमा बी आपके पास 1 आ रहा है। तो अर्थात दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त लघुत्तम समापवर्त आपके पास 1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों संख्याएं आपके पास 1 होनी चाहिए। तो यहां से आपको पता लग गया कि a बराबर b बराबर 1 होना चाहिए। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि केवल एक ही ऐसा अवयव होगा जो n में स्टार, जो एक संक्रिया थी, के लिए व्युत्क्रमणीय होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल करते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 7 हल करेंगे। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि क्या समुच्चय जिसके अवयव 1 2 3 4 5 में a स्टार b का अर्थ हमको दिया हुआ है a तथा b का एलसीएम द्वारा परिभाषित यह एक द्विआधारी संक्रिया है, और आगे हमको दिया हुआ है कि अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो देखिए यहां पर आपको दो अवयव लेने हैं a और b, और जो दोनों अवयव 1 2 3 4 5 में से हो सकते हैं। और आपको बोला गया है a स्टार b का अर्थ है a तथा b का एलसीएम। तो आपने ये लिख लिया। अब देखिए आपको ये बोला गया है क्या ये द्विआधारी संक्रिया होगी अथवा नहीं होगी। तो देखिए आपको इसको हल करने का सबसे बढ़िया और सबसे सरल तरीका अपने पास एक सारणी बनाना होता है। तो चलिए अब हम एक सारणी बनाएंगे। तो देखिए सारणी बनाने के लिए एक तरफ मैं a वाले अवयव लिख देता हूं, जैसे यहां पर 1 था, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5। इसी तरीके से एक तरफ b वाले लिख देता हूं,
तो आप इनमें से ए वाले अवयव कोई से भी बोल सकते हैं, चाहे आप इस पंक्ति के बोलें। अगर आपने ए वाले अवयव इस पंक्ति के बोल दिए तो आपको बी वाले अवयव इस पंक्ति के लिखने पड़ेंगे। तो अब यहां से देखिए कि यहां पर हम एक स्टार, जो हमारे पास एक संक्रिया होती थी, ये वाली हमने यहां पर ये बना दिया। अब हम हर भाग को यहां पर भरेंगे। तो देखिए, अगर मैं इस भाग पर देखूंगा तो आपके पास एक और एक का एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी दोनों एक एक हो गए। तो इसको हल करने का मतलब एक और एक का एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा, अर्थात आपको लघुत्तम समापवर्त निकालना पड़ेगा। तो ये अपने पास एक आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप इस भाग में देखेंगे तो देखिए, ये तो एक वाली पंक्ति है और ये दो वाली स्तंभ है। तो एक और दो का एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास दो आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए, जब आप इस वाली पंक्ति में सीधे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके पास एक संख्या तो एक हो गई है। अब जो एलसीएम निकालेंगे वो दूसरी संख्या पर निर्भर करेगा। तो यहां पर इसी तरीके से एलसीएम 3 हो जाएगा, यहां 4 और यहां 5 हो जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे, जब आप एक वाले स्तंभ में देखेंगे तो एक अवयव तो आपके पास एक हो चुका है, चाहे आप उसको बी बोल सकते हैं या ए बोल सकते हैं, जो बोलना चाहें। तो दूसरे अवयव पर डिपेंड करेगा कि उसका एलसीएम क्या होगा। तो इसी तरीके से एक और दो का एलसीएम यहाँ 2 आ गया, एक और 3 का एलसीएम 3, यहाँ 4 और यहाँ 5 आ गया। अब देखिए, जब मैं इस वाले भाग में आऊंगा तो आपको 2 और 2 का एलसीएम लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 2 वाला पंक्ति है और 2 वाला स्तंभ भी है। तो यहाँ 2 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 और 3 का एलसीएम इस वाले भाग में आपके पास 6 आ जाएगा। 2 और 4 का एलसीएम इस वाले भाग में आपके पास 4 आ जाएगा और 2 और 5 का एलसीएम 10 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर एलसीएम आपके पास 6 आ जाएगा। 3 और 3 का एलसीएम यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 और 4 का एलसीएम आपके पास 12 आ जाएगा। 3 और 5 का एलसीएम 15 आ जाएगा। इसी तरीके से 4 और 2 का एलसीएम आप देखेंगे तो 4 आ गया। 4 और 3 का एलसीएम 12 है। 4 और 4 का एलसीएम 4 रहेगा और 4 और 5 का एलसीएम इस वाले भाग में लिखना पड़ेगा, तो वो आपके पास 20 आ गया। अब बात करते हैं इस वाले भाग की। तो देखिए 5 आ रहा है और 2 वाले भाग से मिलकर बना है, अर्थात 2 और 5 का एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त आपको निकालना पड़ेगा, तो वो 10 आ गया। इसी तरीके से देखिए 5 और 3 का लघुत्तम समापवर्त आपको निकालना पड़ेगा, तो ये 15 आ गया। 5 और 4 का एलसीएम निकालना पड़ेगा तो 20 आ गया, और 5 और 5 का एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा तो ये 5 रहेगा। तो आप यहां पर इस बात को गौर करिए कि अगर ये द्विआधारी संक्रिया होती तो जो ये एलसीएम निकाल रहे हैं हम ए और बी का, वो भी इन 5 अवयवों में से ही आनी चाहिए थी। लेकिन आप देखिए यहां पर जैसे ये अवयव इसको फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि 6 तो इस वाले समुच्चय में है ही नहीं। इसी तरीके से देखिए 10 भी इस वाले समुच्चय में नहीं है। इसी तरीके से ये 6, 12, 15 ये सभी ऐसे अवयव हैं जो इस समुच्चय में है ही नहीं। आप देख सकते हैं जैसे 12 यहां पर भी है, 20 है, जो इन समुच्चय में नहीं है। आप देख सकते हैं 10 भी इस समुच्चय में नहीं है। तो आपने यहां पर देखा कि ऐसे तो अपने पास बहुत सारे अवयव आ रहे हैं। क्योंकि अगर एक भी अवयव आ जाता था तब भी मैं मना ही कर देता था कि ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है, लेकिन यहां पर तो अपने पास ऐसे काफी सारे अवयव आ रहे हैं। तो आप यहां पर बोल देंगे कि यह एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि मान लीजिए कि n में स्टार a स्टार b का अर्थ उन्होंने बोला है कि a तथा b का HCF है, अर्थात a तथा b का महत्तम समापवर्त्य द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया है। आपको n में एक द्विआधारी संक्रिया दी हुई है a स्टार b इक्वल टू HCF ऑफ a, b। अब आपसे आगे बोला गया है कि क्या ये जो आपके पास द्विआधारी संक्रिया है वो क्रमविन्मय है, और उसके बाद आपसे पूछा गया क्या ये ये द्विआधारी संक्रिया है क्या वो सहचर्य भी है, और फिर बाद में आपको पूछा गया कि क्या n में इस द्विआधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व होगा अथवा नहीं। तो देखिए उसको कैसे हल करेंगे। अब यहां से देखिए सबसे पहले आपको पता करना था कि क्या ये जो संक्रिया है वो क्रमविन्मय है अथवा नहीं। तो आपको वहां से a स्टार b निकालना पड़ेगा, तो वो आपके पास आ जाएगा HCF ऑफ a, b। अच्छा यहां पर हम लिख देते हैं कि हम क्रम विनिमय के लिए इसको चेक कर रहे हैं, तो यहां मैंने क्रम विनिमय लिख दिया है। अब जैसी भी परिस्थिति बनेगी कि क्रम विनिमय होगा अथवा नहीं, तो उस हिसाब से हम बता देंगे। तो
अब क्रम विनिमय के लिए आपको बी स्टार ए भी चेक करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे बी स्टार ए को आप लिखेंगे HCF बी और ए का। तो आप देखिए यहां से अगर आप ए और बी का HCF निकालें, चाहे बी और ए का HCF निकालें, दोनों बिल्कुल समान अर्थ देते हैं, अर्थात ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो जाएगा। और यहां से आपको पता लगा कि ये संक्रिया है वो एक क्रम विनिमय संक्रिया हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसलिए यहां पर सही का चिन्ह भी बनाया है। अब बात करते हैं साहचर्य नियम के लिए कि क्या यह साहचर्य भी है। तो देखिए साहचर्य के लिए हम चेक करेंगे। तो साहचर्य के लिए सबसे पहले आप ए स्टार बी एक कोष्टक में और स्टार सी आप निकालते थे। तो सबसे पहले आप इस वाले कोष्टक को हल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा HCF ऑफ ए कॉमा बी स्टार सी। तो अब आप देखिए ये आपके पास बन चुका है। तो अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे इस वाली परिभाषा से। तो आपके पास क्या आ जाएगा HCF ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, अर्थात ए बी सी तीनों का HCF हो जाएगा। अब साहचर्य के लिए हम दूसरा देखेंगे तो ये आ जाएगा बी स्टार सी ए स्टार, इसको निकालेंगे। तो अब आप इस वाले कोष्टक को सबसे पहले हल करेंगे तो ए स्टार और इसको आप लिखते थे HCF ऑफ बी कॉमा सी। और अब आप इस वाले पार्ट को हल करेंगे तो आप तो इसी परिभाषा से देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा HCF ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। तो आपने यहां से देखा कि यहां से ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी आ रहा है। चूंकि ये दोनों बराबर आ रहे हैं इसलिए आप बोल सकते हैं कि यह जो द्विआधारी संक्रिया है वह एक साहचर्य भी हो जाएगी। चलिए अब हमसे तीसरे पार्ट जो था इस प्रश्न का वो बोला गया था कि क्या n में इस द्विआधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व है अथवा नहीं। तो देखिए उसको निकालने के लिए तत्समक के लिए आपने ये सीखा था कि तत्समक तभी होता है जब ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए आप करें और वो आपके पास ए के बराबर आ जाए, और ये सभी a बिलोंग्स टू n अर्थात सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए होना चाहिए। और ये n कहां से आया है तो आप देख सकते हैं प्रश्न में आपको दिया हुआ था कि मान लीजिए कि n में, तो सभी नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्याओं में ही आपको देखना था। तो चलिए हमने ये तो लिख दिया है। अब यहां से ये समझिए जो यहां ये e होता था उसी को हम तत्समक बोलते थे इस द्विआधारी संक्रिया का। लेकिन आप देखिए ये जो ए स्टार ई बराबर ए या आप ई स्टार ए बराबर ए लिख रहे हैं वो हर किसी ए के मान के लिए तो पॉसिबल नहीं है, ये हर किसी ए मान के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं लिख भी देता हूं कि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू एन के लिए संभव नहीं है ये। तो आप जैसे देख भी सकते हैं, मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझा देता हूं। अगर उदाहरण के तौर पर यदि आप ए का मान 5 ले लेते हैं और ई का मान 2 ले लेते हैं, तब आपके पास यदि ए स्टार ई निकालेंगे अर्थात HCF ऑफ ए कॉमा ई, तो आप 5 स्टार 2 निकालेंगे तो HCF आपके पास 5,2 का 1 आएगा। तो आप देखिए ये इसके लिए तो वैलिड था ही नहीं, यहाँ पे या तो 5 आना चाहिए था, तभी तो आप बोलते कि 2 आपके पास तत्समक अब हो जाएगा। तो ये हर किसी ए बिलोंग्स टू एन के लिए संभव नहीं है। इसलिए आप बोल सकते हैं कि स्टार जो एक द्विआधारी संक्रिया थी के तत्समक का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने देखा प्रश्न 8 के हमने सभी भागों को हल कर दिया है। अब हम प्रश्न संख्या 9 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि मान लीजिए कि परमेय संख्याओं के समुच्चय Q में, Q अर्थात रेशनल नंबर अंग्रेजी में और हिंदी में परमेय संख्या बोलते हैं, निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। तो आपको आगे बोला गया है कि ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन सी संक्रियाएं क्रमविन्मय में हैं और कौन सी साहचर्य हैं। और आपके पास यहाँ पर कुछ पार्ट दिए गए हैं। तो जैसे पहला पार्ट आपके पास लिखा हुआ है ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। तो आपको हर भाग में ये बताना है कि जो द्विआधारी संक्रियाएं दी हुई हैं प्रत्येक भाग में
वो क्रम विनिमय है अथवा नहीं, और इसी तरीके से आपको बताना है कि वो साहचर्य हैं अथवा नहीं। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो आपने अभी तक पढ़ा था क्रम विनिमय निकालने के लिए आप ए स्टार बी और बी स्टार ए निकालेंगे। तो आपने ए स्टार बी निकाल लिया। अब बात आती है बी स्टार ए निकालने के लिए। तो वो जब आप देखेंगे इस परिभाषा से तो आपके पास बी माइनस ए आ जाएगा। तो आपको यहां से ये तो बहुत आसानी से पता लग रहा है कि ए स्टार बी और बी स्टार ए बराबर नहीं है, क्योंकि ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर नहीं होते हर भाग के लिए। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि यह जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय नहीं होगी। आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने यहां पर क्रॉस का चिन्ह भी बनाया है। अगर आप इसको एक उदाहरण के तौर पर समझना चाहें तो उदाहरण के तौर पर भी ले लेते हैं। अगर आप यहां से दो स्टार 5 निकालते हैं तो आप यहां से देखेंगे 2 माइनस 5 आ जाएगा, तो ये -3 आ जाएगा। और आप 5 स्टार 2 निकालते हैं तो आपके पास 5 माइनस 2 आ जाएगा। आप इस परिभाषा से ही निकालेंगे तो आपके पास 3 आ गया। क्या आप -3 और 3 को बराबर बोल देंगे? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो यहां से हमने बोला कि चूंकि 2 स्टार 5 और 5 स्टार 2 ही बराबर नहीं है, तो अर्थात आपने बोल दिया कि क्रम विनिमय नहीं है। ये तो एक हमने उदाहरण लिया था समझाने के लिए। अब हम बात करते हैं साहचर्य के लिए कि क्या यह जो द्विआधारी संक्रिया है वो साहचर्य है अथवा नहीं। तो देख लिए साहचर्य के लिए आपने सीखा था कि आप सबसे पहले ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे। तो आप उसके लिए सबसे पहले इस कोष्टक को हल करेंगे इस परिभाषा के हिसाब से। तो ये आ जाएगा ए माइनस बी स्टार सी। अब आप इसको और इसको हल करेंगे क्योंकि आपके पास एक द्विआधारी संक्रिया ये दी हुई है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। तो यहां से आपने ये तो निकाल दिया। अब बात आती है कि आप ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे। तो यहां से आप पहले इस कोष्टक को हल करेंगे तो आपके पास ए स्टार बी माइनस सी आ जाएगा। और जब आप इसको हल करेंगे इस द्विआधारी संक्रिया से तो ए माइनस बी माइनस सी आ जाएगा। यहां से हल करने पर ए माइनस बी प्लस सी आ जाएगा। तो आप देख भी पा रहे हैं चूंकि यहां ये ए स्टार बी एक कोष्टक में स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी जो कोष्टक में लिखा हुआ है वो बराबर नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये और ये मान बराबर तो नहीं है। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि यह द्विआधारी संक्रिया साहचर्य भी नहीं है, और इसलिए मैंने यहां पर क्रॉस का चिन्ह भी बना दिया है। चलिए अब हम द्वितीय पार्ट पर चलते हैं इसी प्रश्न के। उसमें आपको जो द्विआधारी संक्रिया दी हुई है वो दी हुई है ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए क्रम विनिमय के लिए हम चेक करते हैं। क्रम विनिमय के लिए आपने सीखा था कि आपको सबसे पहले ए स्टार बी निकालना पड़ेगा। तो आपने वो देखा इस परिभाषा से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और फिर आपने सीखा था कि अब हमें बी स्टार ए बी निकालना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे बी की जगह ए और ए की जगह बी कर दिया है तो यहां से बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको तुरंत यहां से समझ में आ गया कि ये दोनों मान तो बराबर है, क्योंकि प्लस करने पर कोई भी अंतर नहीं पड़ता। अगर आप स्थानों को बदल देते हैं तो यहां से ए स्टार बी और बी स्टार ए बिल्कुल समान आ रहा है। इसलिए आप बोल सकते हैं कि यह जो द्विआधारी संक्रिया है वो एक क्रम विनिमय संक्रिया हो जाएगी। इसलिए आप देख सकते हैं मैंने सही का निशान बना दिया है। अब बात करते हैं साहचर्य नियम के लिए कि क्या यह जो संक्रिया है द्विआधारी वो साहचर्य है अथवा नहीं। तो आपने उसके लिए सीखा था आपको ए स्टार बी एक कोष्टक में स्टार सी सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो जब आप इस कोष्टक को हल करेंगे तो देखिए यहां से आप देखेंगे तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्टार सी आ जाएगा। और जब आप इसको दोबारा हल करेंगे इस प्रॉपर्टी से अर्थात इस परिभाषा से तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। तो आपने ये निकाल दिया। अब बात करते हैं बी स्टार सी और यहां पर ए स्टार आ गया। तो अब जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए आपके पास सबसे पहले आपको इस परिभाषा को हल करना पड़ेगा। तो ए स्टार इसको जब आप हल करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया। और जब आप इन दोनों को दोबारा हल करेंगे तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आपने यहां से ये भी देख लिया कि ये दोनों बिल्कुल बराबर तो नहीं आ रहे हैं। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि यह जो संक्रिया है वो एक साहचर्य संक्रिया नहीं है। इसलिए मैंने यहां पर क्रॉस का चिन्ह भी बना दिया है। अगर आप इसको एक उदाहरण के तौर पर देखना चाहें तो एक उदाहरण के तौर पर भी देख सकते हैं।
तो उसके लिए सबसे पहले मैं ए बी सी के कुछ मान पुट कर देता हूं। तो मैं साहचर्य को भी समझा रहा हूं। तो अगर मैं ए का मान 2 ले लेता हूं, बी का मान 3 ले लेता हूं और सी का मान 4 ले लेता हूं, तो आप देखिए आपके पास 2 स्टार 3 स्टार 4 हो जाएगा। यहां से 4 प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अर्थात यहां से 13 का स्क्वायर 169 प्लस 16 अर्थात 185 आ जाएगा। अब यहां से आप इसको निकालेंगे, अर्थात आपको 2 स्टार 3 स्टार 4 निकालना पड़ेगा। तो वो आपके पास देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 16 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 25 है, ये 25 का होल स्क्वायर 625 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो आप इसको हल करेंगे तो 629 आया। तो आपने देखा 125 185 और 629 बराबर तो नहीं है, अतः आपने बोल भी दिया कि यह साहचर्य नहीं है। तो हमने इसको एक उदाहरण के तौर पर भी देख लिया है। चलिए अब हम अगले पार्ट पर बढ़ते हैं, पार्ट 3 पर। इसमें आपको दिया हुआ है कि ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी। तो आपको इसमें भी क्रम विनिमय और साहचर्य बताना था। तो सबसे पहले आप क्रम विनिमय को देखते हैं कि क्या ये द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय है अथवा नहीं। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले आपको ए स्टार बी निकालना पड़ता था। तो आप यदि इस परिभाषा से देखेंगे तो आपके पास ए प्लस ए बी आ जाएगा। चलिए अब आप बी स्टार ए निकालेंगे। तो यहां से आप जब इस परिभाषा से देखेंगे तो आपको केवल इतना फर्क मालूम पड़ रहा है कि ए की जगह बी हो गया है और बी की जगह ए हो गया है। तो आप लिख देंगे बी प्लस बी ए। अब आप देखिए कि क्या ये दोनों मान बराबर हैं। तो आप बोलेंगे कि नहीं, चूंकि ये मान कहीं कहीं तो बराबर हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर मान के लिए बराबर हो सकते हैं, लेकिन हर किसी मान के लिए ये बराबर नहीं होंगे। अर्थात हर किसी ए और बी के लिए ये बराबर तो नहीं है। तो आपको ये समझ में आया कि ए स्टार बी और बी स्टार ए समान नहीं है, इसलिए ये जो द्विआधारी संक्रिया है वो क्रम विनिमय नहीं होगी। इसलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह बना दिया है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो आप एक उदाहरण के तौर पर इसको देख सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर ए को 2 ले लेता हूं और बी को 3 ले लेता हूं। तो देखिए आप 2 स्टार 3 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 2 गुणा 3। तो देखिए 2 गुणा 3 6 और 2 8 आ जाएगा। अब आप 3 स्टार 2 निकालेंगे तो देखिए आपको इस वाली परिभाषा का उपयोग करना पड़ेगा क्योंकि आपने यही निकाला है। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3 गुणा 2। तो यहां से आप देखिए 3 प्लस ये अपने पास 6 हो जाएगा तो ये 9 आ जाएगा। और आपको समझ में आया कि 8 और 9 बराबर तो नहीं होते, तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि यह अपने पास क्रम विनिमय संक्रिया नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं मैंने क्रॉस का चिन्ह यहां बनाया था। अब हम साहचर्य के लिए देखते हैं कि क्या यह द्विआधारी संक्रिया साहचर्य है अथवा नहीं है। तो देखिए उसके लिए आपको ए स्टार बी स्टार सी निकालना पड़ता था। तो आप यहां से देखेंगे, पहले आप इस कोष्ठक को हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए प्लस ए बी स्टार सी। अब आप इस कोष्ठक इन दोनों भागों को हल करेंगे इस प्रॉपर्टी के द्वारा। तो देखिए आपके पास आ जाएगा ए प्लस ए बी प्लस ए बी गुणा सी। तो यहां से आपने इस तरीके से इसको लिख दिया। अब आप ए स्टार और कोष्ठक में बी स्टार सी लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आप इस को हल करेंगे और इस परिभाषा के द्वारा, तो ये तो ए स्टार ही रहेगा, देख सकते हैं मैंने वही लिख दिया। अब आप यहां से देखिए ये अपने पास हो जाएगा बी प्लस बी सी। और जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए इन दोनों को यदि आप इस प्रॉपर्टी के हिसाब से लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा ए प्लस ए बी प्लस बी सी। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर तो नहीं दिख रहे हैं। और आप एक उदाहरण के तौर पर भी देख सकते हैं, जैसे आप ए और बी के कुछ मान लीजिएगा। तो आपने ए का मान 2 मान लिया, बी का मान 3 मान लीजिएगा और सी का मान 4 मान लीजिएगा। तो देखिए 2 स्टार 3 स्टार 4 निकालते हैं हम। तो अब मुझे ये वाला मान लगाना पड़ेगा। तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस, देखिए ए बी अर्थात 2 गुणा 3 तो ये 6 आ गया, प्लस अब यहां से देखिए ये अपने पास 2 प्लस 2 गुणा 3
तो ये 2 + 6 लिखा है गुणा, और c यहाँ पर आएगा अर्थात आपको 4 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से जब आप हल करेंगे तो 8 प्लस ये आपके पास 8 गुणा 4 आ जाएगा। तो ये देखिए 32 और 8 40 हो जाएगा। तो आपने ये तो निकाल दिया। अब बारी आती है इसको चेक करने के लिए। तो आप यहाँ से लिखेंगे 2 स्टार 3 स्टार 4। अब यहाँ से देखो आपको तो इसमें मान लगाने पड़ेंगे। तो 2 + 2, यहाँ से 3 + 3 गुणा 4 12 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 12 और 3 15 होता है, 15 गुणा 2 आप 30 कर देंगे, तो 2 + 30, तो ये अपने पास 32 आ जाएगा। और आपको पता लगा ये 40 और 32 बराबर तो नहीं है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि यह जो नियम है वो साहचर्य नहीं होगा। अब हम चतुर्थ पार्ट पर चलते हैं। इस पार्ट में आपको दिया हुआ है a स्टार b बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए यहां पर भी आपको क्रम विनिमय और साहचर्य के बारे में बताना था। तो सबसे पहले हम क्रम विनिमय को चेक करते हैं कि क्या यह द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय है अथवा नहीं। तो उसके लिए आपको a स्टार b निकालना पड़ता था। तो आप यहां से इस परिभाषा का यूज करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। चलिए अब बात आती है आपको b स्टार a निकालना पड़ेगा। आप यहां से देखेंगे कि आपके पास b माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से आप देखिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर तो दोनों बिल्कुल सेम बातें हैं, क्योंकि फर्क केवल क्या हो सकता है, a माइनस बी और b माइनस ए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ स्क्वायर है अर्थात घात 2 की है तो सब कुछ धनात्मक ही बन जाएगा अर्थात सेम मान आएगा। तो आपके पास यहाँ से a स्टार b और b स्टार a समान आ गया। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि यह नियम एक क्रम विनिमय होगा। या आप एक उदाहरण के तौर पर भी समझ सकते हैं, जैसे अगर आप a का मान 2 मान लेते हैं और b का मान 4 मान लेते हैं, तो देखिए 2 स्टार 4 आपके पास हो जाएगा 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर अर्थात -2 का होल स्क्वायर, और ये 4 आ गया। इसी तरीके से 4 स्टार 2 आप निकालेंगे तो आपके पास 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर अर्थात 2 का होल स्क्वायर, तो ये 4 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 4 और 4 आए अर्थात ये तो बराबर आए हैं, तो इसलिए आपने क्रम विनिमय भी बोल दिया था। अब बात करते हैं कि क्या यह द्विआधारी संक्रिया साहचर्य है अथवा नहीं। तो यहां मैंने साहचर्य लिख दिया। अब हम उसके बारे में चेक करेंगे। तो सबसे पहले है आपको a स्टार b एक कोष्टक में स्टार c निकालना होता था। तो देखिए जब आप इसको हल करेंगे इस मान से, इस परिभाषा से, तो आपके पास आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये स्टार c लिखा हुआ है। अब यहां से आप देखिए कि जब आप इसमें ये वाला नियम आप लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। तो यहां से आपने देख लिया कि ये मान तो अपने पास ऐसा कुछ आया है। यहां मैंने बड़ा कोष्टक लगा दिया है क्योंकि अंदर छोटे कोष्टक लगे हुए हैं। अब बात करते हैं हम a स्टार b स्टार c निकालेंगे आप। तो यहां से देखिए कि आप पहले इस वाले कोष्टक को हल करेंगे इस वाली प्रॉपर्टी के द्वारा। तो यहां से आपके पास a स्टार ये आ जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, और जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां से आपने देखा कि ये दोनों आपको बराबर भी नहीं दिख रहे हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो आप एक उदाहरण के तौर पर इनमें कुछ मान ले लीजिएगा। जैसे आप एक उदाहरण के तौर पर a बराबर 1 ले लीजिएगा, b बराबर 4 ले लीजिएगा, c बराबर 3 ले लीजिएगा, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए आप 1 स्टार 4 स्टार 3 निकालेंगे, देखिए आपके पास ये वाला नियम लगाना पड़ेगा क्योंकि आपने यही निकाला है। तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से -3 का होल स्क्वायर अर्थात 9, 9 में से 3 घटाऊंगा तो 6 का होल स्क्वायर, यहाँ से 36 आ जाएगा। अब आप बात करते हैं 1 स्टार 4 स्टार 3 की। तो देखिए आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप देखिए 4 माइनस 3 तो 1 होता है, तो ये 1 का होल स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, और आप 1 में से इस 1 को घटाएंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, और फिर आपको 0 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये 0 आ गया। तो आप देख भी सकते हैं कि ये दोनों बराबर तो नहीं आ रहे हैं, इसलिए आप बोल सकते हैं कि यह जो द्विआधारी संक्रिया है वो साहचर्य भी नहीं होगी। तो इस तरीके से आपने चतुर्थ भाग को हल कर दिया है।
अब बात आती है फोर्थ के बाद फिफ्थ पार्ट पर। इसमें आपको जो द्विआधारी संक्रिया दी हुई है वो है ए स्टार बी बराबर ए बी बटे 4। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। क्योंकि ये चतुर्थ भाग के हल था। अब देखिए आपको क्रम विनिमय हल चेक करना है सबसे पहले। तो क्रम विनिमय के लिए आपने सीखा था कि आपको ए स्टार बी निकालना पड़ेगा। तो आप वो निकालेंगे इस परिभाषा से, तो ए बी बटे 4 आ जाएगा। इसी तरीके से अब आप बी स्टार ए निकालेंगे तो देखिए वो क्या आ जाएगा अपने पास, बी ए बटे 4। अब बी ए या ए बी होते तो समान ही है, अर्थात ए और बी का गुणा ही आप करते हैं। तो आप यहां से देख रहे हैं कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए आ रहा है, अर्थात आप बोल सकते हैं कि यह जो द्विआधारी संक्रिया है वो एक क्रम विनिमय संक्रिया हो जाएगी। चलिए अब हम इसके लिए साहचर्य को चेक करते हैं। तो देखिए साहचर्य को चेक करने के लिए आपको मान निकालने पड़ते थे, तो अब हम उन मानों को निकालेंगे। तो सबसे पहले बात आती है ए स्टार बी स्टार सी की। तो आप यहां से ये देखिए कि जब आप पहले इसको हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए बी बटे 4 स्टार सी, और जब आप इन दोनों को हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए बी बटे 4 सी बटे 4, और जब आप इसको थोड़ा सा सरल करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा ए बी सी बटे 16। इसी तरीके से बात आती है कि ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे अब। तो देखिए आप सबसे पहले इस कोष्ठक को हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए स्टार। अब देखिए जब आप इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा बी सी बटे 4। चलिए आपने ये तो कर दिया। अब आपको इन दोनों को हल करना पड़ेगा इस परिभाषा के द्वारा। तो देखिए आपके पास आ जाएगा ए बी सी बटे 4 बटे 4, और जब आप इसको थोड़ा सरल करेंगे तो ये ए बी सी बटे 16 ही आ जाएगा। तो आपने यहां से देख लिया कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। आप देख भी सकते हैं समान मान आए हैं अपने पास, तो ए बी सी बटे 16 और ए बी सी बटे 16 है। तो यहां से आप तुरंत बोल सकते हैं कि यह जो द्विआधारी संक्रिया है वो एक साहचर्य भी हो जाएगी। चलिए अब हम अगले पार्ट पर बढ़ते हैं, भाग 6 पर। इस भाग में आपको दिया हुआ है कि ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले आपको क्रम विनिमय चेक करना था, तो क्रम विनिमय को चेक करते हैं। तो क्रम विनिमय चेक करने के लिए आपको ए स्टार बी निकालना पड़ता था। तो ये आपके पास इस परिभाषा से ए बी स्क्वायर आ जाएगा, तो आपने ये कर दिया। अब बात करेंगे कि बी स्टार ए को निकालेंगे। तो यहां से इसका मतलब ये हुआ कि आप ए की जगह बी और बी की जगह ए कर देंगे, तो यहां से बी ए स्क्वायर आ जाएगा। तो आप ये देखिए कि हो सकता है कि ये दोनों मान कहीं कहीं तो बराबर आ जाएं, किन्हीं किन्हीं विशेष मानों के लिए बराबर आ जाएं, लेकिन सामान्यतः ये बराबर नहीं होंगे। आप एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, जैसे आप ए का मान 2 ले लीजिएगा और बी का मान 4 ले लीजिएगा। तो देखिए यहां से आपके पास ए स्टार बी अर्थात 2 स्टार 4 हो जाएगा 2 4 का होल स्क्वायर, मतलब ये 32 आ जाएगा, क्योंकि 4 का होल स्क्वायर 16 गुणा 2 32 आ गया। अब बात करते हैं बी स्टार ए अर्थात 4 स्टार 2। तो देखिए आप यहां से करेंगे 4 और 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए 4 और 2 का होल स्क्वायर 4, अर्थात 4 का 4 से गुणा करने पर ये 16 आ गया। तो आप देख भी सकते हैं कि ये बराबर तो नहीं आ रहे हैं। तो आपको यहां से ये पता लग गया कि चूंकि ए स्टार बी बराबर नहीं है बी स्टार ए के, तो आप यहां से बोल सकते हैं कि यह अपने पास क्रम विनिमय भी नहीं होगा। तो आपको ये पता लग गया कि ये जो द्विआधारी संक्रिया है वो एक क्रम विनिमय नहीं होगी। चलिए अब हम साहचर्य को चेक करते हैं कि क्या यह द्विआधारी संक्रिया साहचर्य है अथवा नहीं। तो उसके लिए आपने सीखा था कि आपको ए स्टार बी स्टार सी निकालना पड़ेगा। तो देखिए जब आप इसमें लगाएंगे ये वाला नियम, तो देखिए आपके पास क्या आएगा, आप पाएंगे ए बी स्क्वायर स्टार सी ये लिखा हुआ है। तो जब आप दोबारा इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे ये वाली, तो आपके पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर और सी का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चलिए आपने ये तो निकाल दिया। अब बात करते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी को हम निकालेंगे।
तो आपको सबसे पहले ये कोष्टक हल करना पड़ेगा। तो देखिए ए स्टार को तो आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, और बी स्टार सी को जब आप इस परिभाषा से हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बी सी स्क्वायर। अब आप देखिए कि आपको इन दोनों को हल करना पड़ेगा इसी परिभाषा से। तो आपके पास आ जाएगा ए बी सी स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहां से ए बी स्क्वायर सी की पावर 4 हो जाएगा, अर्थात ए बी स्क्वायर सी की घात 4 हो गया। तो आपको देखो यहां से समझ में भी आ रहा है कि ये और ये मान बराबर तो नहीं है, तो इसलिए आपने ये देखा यहां से कि चूंकि ए स्टार बी एक कोष्टक में स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है, आप देख भी सकते हैं ना। तो यहां से आप बोल सकते हैं चूंकि ये बराबर नहीं है, अर्थात यह जो द्विआधारी संक्रिया है वो साचर्य नहीं होगी। तो आपने इस तरीके से देख लिया कि हमने सभी 6 भागों को हल कर दिया है। अब हम प्रश्न संख्या 10 हल करेंगे। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि मान लीजिए कि परमेय संख्याओं के समुच्चय Q में, Q अर्थात रेशनल नंबर्स या हिंदी में परमेय संख्याएं में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार यहां पर दिया हुआ है एक द्विआधारी संक्रिया है। दी गई संक्रियाओं में यदि किसी का तत्समक है तो वह बतलाइए। तो देखिए यहां पर आपको 6 भाग दिए हुए हैं इस पार्ट के, अर्थात 6 द्विआधारी संक्रियाएं आपको दी हुई हैं, और आपको बताना है कि यदि इन संक्रियाओं में से किसी भी संक्रिया में तत्समक आ रहा है तो आपको उसको बतलाना है कि वो तत्समक क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा। तत्समक के लिए आपने सीखा था कि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए होना चाहिए। तो देखिए यदि आप यहां से हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए माइनस ई, और ए बराबर ई माइनस ए ये होना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि ये तो बराबर ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कभी बराबर ही नहीं होंगे, क्योंकि आप जानते हैं ए माइनस ई बराबर नहीं होता ई माइनस ए के, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू क्यू के लिए। तो यहां से समझ में आया है कि तत्समक का कोई अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात यहां पर कोई भी तत्समक अवयव नहीं होगा। तो मैं लिख सकता हूं ई का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी तरीके से आप देखिए कि दूसरे वाले पार्ट में देखोगे तो ए स्टार ई आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, और ई स्टार ए आपके पास आ जाएगा ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और आप जानते हो ये चूंकि ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन क्या ये ए के बराबर होते हैं? तो आपको पता लगेगा कि नहीं, ये ए के बराबर तो नहीं होते। तो आपने यहां से देखा कि ए स्टार ई इज नॉट इक्वल टू ए है, इसलिए यहां पर भी ई का कोई अस्तित्व नहीं होगा। और ई आप क्यों मान रहे हैं? ई ही आपने एक तत्समक अवयव माना है, ताकि जो ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए को फॉलो करे। तो आपने यहां से लिख दिया ई का कोई भी अस्तित्व नहीं है। चलिए आप तीसरे पार्ट पर चलते हैं अभी। तो आप इसमें देखिए आप निकालेंगे ए स्टार ई, तो आपके पास आ जाएगा ए प्लस ए ई। आप ई स्टार ए निकालेंगे तो ई प्लस ई ए आ जाएगा, और आप ए तो ए होता ही है। तो आप देख रहे हैं यहां से ए स्टार ई इज नॉट इक्वल टू ई स्टार ए है, तो यहां से आप बोल सकते हैं ई का कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहां से आपने बोल दिया, अर्थात ई का अस्तित्व नहीं है, या आप बोल सकते हैं कि कोई भी तत्समक नहीं होगा। चलिए आपने ये तीनों तो देख लिए। अब बात करते हैं चौथे पार्ट पर। तो देखिए चौथे पार्ट को मैं यहां हल कर देता हूं। तो आपको ए स्टार ई आप निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए माइनस ई का होल स्क्वायर। ई स्टार ए निकालेंगे तो ई माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये दोनों तो आपके पास बराबर आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों ए के बराबर तो नहीं होते। तो आप इसमें भी बोल सकते हो कि चतुर्थ पार्ट में भी ई का अस्तित्व नहीं होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं ई का अस्तित्व नहीं है। इसी तरीके से आप अगले पार्ट 5 पर बढ़ोगे तो यहां पर आप निकालोगे ए स्टार ई, तो देखिए वो आपके पास ए ई बटे 4 आ जाएगा। ई स्टार ए निकालोगे तो ई ए बटे 4 आ जाएगा। लेकिन ये अगर ई एक तत्समक है तो ये सब तो ए के बराबर होने चाहिए थे, लेकिन आप देख पा रहे हो कि ए ई बटे 4 ए के बराबर तो नहीं होगा कभी भी। तो यहां से ये भी पता लग गया कि इस वाले पार्ट में भी ई का अस्तित्व नहीं है। और अब आप अंतिम पार्ट पर चलते हो। तो देखिए उसमें लिखा हुआ है ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर।
तो आपको ए स्टार ई निकालना पड़ेगा, तो ए ई स्क्वायर आ गया। ई स्टार ए निकालोगे तो ई ए स्क्वायर आ जाएगा। तो आप ये देखिए कि यही दोनों आपके पास बराबर नहीं आ रहे हैं। तो यदि ये दोनों ही बराबर नहीं आ रहे हैं तो आप बोल सकते हो यहां पर ई का अस्तित्व नहीं होगा, या आप बोल सकते हो कि इसमें से इन संक्रियाओं का कोई भी तत्समक नहीं होगा, क्योंकि आपने ई को ही तत्समक अवयव माना होता है। तो आपने इस तरीके से देखा कि हम तत्समक को देखते हैं, अगर ये सभी हमारे पास ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए आ जाता है, तब हम बोलते हैं ई एक तत्समक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं किसी में भी ऐसा पॉसिबल नहीं था, इसलिए किसी भी द्विआधारी संक्रिया का कोई तत्समक नहीं होगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 11 पर बढ़ते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है कि मान लीजिए कि a बराबर n क्रॉस n, अर्थात n का मतलब प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर अंग्रेजी में, क्रॉस n है, तथा a में a कॉमा बी स्टार c कॉमा डी को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। तो सिद्ध कीजिए कि स्टार जो ये संक्रिया थी वो क्रम विनिमय तथा साहचर्य है। और आपको बोला गया है आगे कि यदि a में स्टार का तत्समक अवयव कोई है तो आपको उसको भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्रम विनिमय सिद्ध करना है, तो आपने क्रम विनिमय यहां लिख दिया। अब हम उसके लिए चेक करते हैं कि क्रम विनिमय होगा अथवा नहीं होगा। तो क्रम विनिमय के लिए आपने सीखा था कि यदि आप यहां पर a कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी निकाल रहे हैं, तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। तो आप यहां से एक पैटर्न समझिए कि जो पहले अवयव हैं वो जुड़ जा रहे हैं, देखिए a प्लस सी हो गया है, और जो दूसरे अवयव हैं वो एक साथ जुड़ जा रहे हैं, तो देखिए b प्लस डी हो गया। आपको इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है हर जगह। तो अगर आप क्रम विनिमय के लिए c कॉमा डी स्टार a कॉमा बी निकालेंगे, तो देखिए इसमें भी मेरे को पहले अवयव जोड़ने पड़ेंगे। तो यहां से आप देखिए कि पहले अवयव तो c और a थे, तो c प्लस ए कॉमा डी प्लस बी हो जाएगा। और आप देखिए कि a प्लस सी और c प्लस ए बिल्कुल बराबर होते हैं, और b प्लस डी और d प्लस बी बराबर होते हैं। तो आपने यहां से देखा कि ये दोनों अपने पास जो मान आए हैं वो तो बिल्कुल बराबर हैं, इसलिए a कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी इक्वल टू सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी। तो आपको ये पता लगा कि ये जो द्विआधारी संक्रिया है वो एक क्रम विनिमय हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहां से सही का चिन्ह भी मैंने बनाया है। अब बात करते हैं साहचर्य के लिए। अब हम चेक करेंगे कि क्या यह द्विआधारी संक्रिया साहचर्य है अथवा नहीं। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले आपको a कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ निकालना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले इसमें इन दोनों में प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो देखिए आपके पास आ जाएगा, आप ये वाली प्रॉपर्टी यहां पर लगा देंगे, तो आपके पास आ जाएगा a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी स्टार ई कॉमा एफ। तो आपने ये कर दिया। अब देखिए जब आप इन दोनों में लगाएंगे इसी प्रॉपर्टी को, तो आपको पहले अवयव जोड़ने पड़ेंगे एक साथ। तो a प्लस सी को आप ई के साथ जोड़ देंगे, तो आपके पास आ जाएगा a प्लस सी प्लस ई कॉमा बी प्लस डी को आप एफ के साथ जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा b प्लस डी प्लस एफ। तो देखिए आपने यहां से ये तो निकाल दिया। अब बात आती है a कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ की। तो चलिए इसको भी हम हल करते हैं। तो आपको सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होगी वो इस वाले कोष्टक में लगानी पड़ेगी, अर्थात इन दोनों अवयवों में लगानी पड़ेगी। तो आप देखिए a कॉमा बी को आप ऐसे ही रहने देंगे, तो a कॉमा बी लिख दिया, स्टार भी लिख दिया। अब जब आप इसको हल करेंगे तो आप देखते थे कि पहले अवयवों को जोड़ दिया जाएगा, तो c और e को जोड़ देंगे, तो c प्लस ई कॉमा, और d और f को जोड़ देंगे क्योंकि ये बाद में लिखे हुए हैं, तो d और f को जोड़ दिया। अब आप इन दोनों में प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो परिभाषा है वो लगाएंगे। तो देखिए पहले अवयवों को जोड़ेंगे अर्थात a और c प्लस ई को जोड़ेंगे, तो a प्लस सी प्लस ई आ जाएगा, और b और d प्लस f को जोड़ेंगे तो b प्लस डी प्लस f आ जाएगा। तो आपने यहां से ये भी देख लिया कि आप चाहे ये वाला मान निकाल रहे हैं तो ये मान तो ये आया, और अगर आप ये वाला मान निकालेंगे तो ये मान भी ये आएगा, अर्थात ये और ये मान तो बिल्कुल सेम है।
तो आप बोल सकते हैं कि चूंकि ये मान सेम है अर्थात समान है, तो यहां से जो ये द्विआधारी संक्रिया है वो एक साहचर्य भी हो जाएगी। चलिए अब हम इसके तीसरे पार्ट पर बढ़ते हैं, जिसमें आपको दिया हुआ था यदि इसमें ए में इसका द्विआधारी संक्रिया का कोई तत्समक अवयव है तो ज्ञात कीजिए। तो तत्समक के लिए आपने सीखा था कि यदि आप एक अवयव ले लेते हैं इसमें, तो आपने जैसे a कॉमा बी लिया स्टार, आप E1 कॉमा E2 लिख लेते हैं, तो आपके पास E1 कॉमा E2 स्टार a कॉमा बी आना चाहिए और वो आपके पास a कॉमा बी के बराबर ही आना चाहिए। तो आप यहां से ये देखो कि अगर आप इसको हल करेंगे अपनी परिभाषा के द्वारा, ये अपने पास हमने प्रॉपर्टी लिखी है जो तत्समक के लिए होनी चाहिए अगर तत्समक है इसमें तो अभी मैं इसको हल करता हूं, तो देखिए आपके पास आ जाएगा a प्लस E1 कॉमा बी प्लस E2। चलिए इसी तरीके से जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा E1 प्लस ए कॉमा E2 प्लस बी। चलिए और ये अपने पास a कॉमा बी रहेगा। लेकिन आप ये देखिए कि ये दोनों तो अपने पास बराबर हैं, ये दोनों तो आपके पास बराबर आ ही रहे हैं, तो ये तो ठीक बात है। लेकिन क्या ये a कॉमा बी के बराबर आ रहे हैं? तो आप देखेंगे ये a कॉमा बी के बराबर तब आएंगे जब E1 बराबर 0 हो जाए और E2 बराबर 0 हो जाए। चूंकि आपने पढ़ा था कि ये इसी के बराबर आ जाने चाहिए थे, तो आपके पास E1 बराबर 0 और E2 बराबर 0 हो जाए तभी ऐसा संभव है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आपको यहां पर दिया हुआ है कि 11वें प्रश्न में कि ये जो अवयव हैं वो n अर्थात प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित होने चाहिए थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि 0 अपने पास प्राकृतिक संख्या तो नहीं होती है, इसलिए यहां पर कोई भी तत्समक अवयव नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस द्विआधारी संक्रिया में कोई भी तत्समक अवयव उपस्थित नहीं है। अब हम प्रश्न संख्या 12 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि बतलाइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं और औचित्य भी बताइए। तो यहाँ पर आपके पास दो कथन दिए हुए हैं और आपको उनको सत्य अथवा असत्य बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रथम कथन पर चलते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है कि समुच्चय n अर्थात प्राकृतिक संख्या या अंग्रेजी में नेचुरल नंबर में किसी भी स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया के लिए a स्टार a बराबर a आपको दिया हुआ है और यहां दिया हुआ है प्रत्येक a n से बिलोंग करता है। तो देखिए आपको यहां पर दिया हुआ है a स्टार a बराबर a और यहां पर आप देखिए आपको बोला गया है कि कोई भी स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया है, अर्थात ये किसी भी संक्रिया के लिए सही दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि उदाहरण के तौर पर यदि आप एक संक्रिया a स्टार b को a b से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसको तो ये मान लिया, अगर आप अब a स्टार a करेंगे तो वो आपके पास a स्क्वायर आना चाहिए। तो यहां से एक उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि यदि आप a को 3 मान लेते हैं तो a स्टार a आपके पास कितना आएगा 3 स्टार 3 अर्थात सॉरी 3 स्टार 3 नहीं 3 का स्क्वायर आएगा, आप इससे मान रहे हैं तो ये आपके पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये अपने पास 9 आ जाएगा। लेकिन चूंकि देखिए क्या ये 9 अपना a अर्थात 3 के बराबर है, तो आपको पता लगा नहीं, तो आपने देखा a स्क्वायर a के बराबर तो नहीं होगा हर केस में, इसलिए यह जो कथन है अपने पास असत्य कथन हो जाएगा। तो ये जो पहला कथन था वो अपने पास असत्य हो जाएगा। चलिए हमने पहले कथन को तो देख लिया, अब बात आती है दूसरे कथन पर, तो उस दूसरे कथन को पढ़ते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है यदि n में एक क्रम में द्विआधारी संक्रिया है तो a स्टार b स्टार c बराबर c स्टार b स्टार a होगा। तो आपको इसको बेसिकली बताना है कि क्या LHS और RHS बराबर हैं अथवा नहीं है। तो आप देखिए आपके पास LHS दिया हुआ है a स्टार b स्टार c और आपको बोला गया है ये जो स्टार वाली संक्रिया है वो एक क्रम विनिमय है, और क्रम विनिमय का आप मतलब जानते हैं, क्रम विनिमय का अर्थ है यदि आप इंटरचेंज कर दें, पोजीशन मतलब स्थान बदल दें तो कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आप
इनमें स्थान बदल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इन कोष्टक में सबसे पहले स्थान बदलना तो आप यहां पर बदल दीजिएगा, तो आपके पास आ जाएगा ए स्टार सी स्टार बी। अब आप देखिए कि ये ए और इस सी स्टार बी के बीच में भी तो एक द्विआधारी संक्रिया लगी हुई है, ये स्टार, तो आप इसमें भी लगा सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा सी स्टार बी, ये तो आपने बाएं पक्ष में लिख लिया, देख सकते हैं, स्टार, और यहां पर ये ए बचेगा, तो आपके पास ये आ गया। और आप देखिए ये अपने पास RHS अर्थात दाएं पक्ष के बराबर है, तो यहां से आपने देखा कि LHS आप हल करने बैठे थे और वो RHS के बराबर आ गया, अर्थात ये जो द्वितीय कथन है वो अपने पास सत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रश्न संख्या 12 में सत्य अथवा असत्य भी बता दिया है। चलिए अब हम इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 13 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि ए स्टार बी का अर्थ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्रकार से परिभाषित एन अर्थात प्राकृतिक या नेचुरल नंबर्स एक द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। और आप देखिए जो आपके पास विकल्प दिए हुए हैं उन सभी विकल्पों में आपको दिया हुआ है जो ये स्टार है अर्थात द्विआधारी संक्रिया है वो साहचर्य या क्रम विनिमय इन सब के बारे में पूछा गया है कि है अथवा नहीं है, कुछ ऐसे आपके पास विकल्प दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ए स्टार बी जो आपके पास द्विआधारी संक्रिया है उसके बारे में क्रम विनिमय और साहचर्य के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम क्रम विनिमय के बारे में चेक करते हैं। तो क्रम विनिमय के बारे में आपने सीखा था, उसके लिए सबसे पहले आपको यदि ए स्टार बी निकालने हैं तो आप देखिए वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाएगा। चलिए अब क्रम विनिमय के लिए आपने सीखा था यदि आपने ए स्टार बी निकाला है तो आप बी स्टार ए बी निकालेंगे, तो वो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, बी क्यूब प्लस ए क्यूब आ जाएगा। और चूंकि आप देखिए कि ये दोनों मान तो बराबर है तो आपने देखा कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए आ रहा है, अर्थात मैं यदि ए और बी के स्थान भी बदल रहा हूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बराबर ही आ रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं कि यह जो द्विआधारी संक्रिया है वह एक क्रम विनिमय संक्रिया हो जाएगी। तो देखिए यहां पर मैंने सही का चिन्ह बनाया है। अब बात करते हैं कि क्या यह द्विआधारी संक्रिया साहचर्य भी है अथवा नहीं है, तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो साहचर्य के लिए अब हम चेक करते हैं। साहचर्य के लिए आपने सीखा था कि आप सबसे पहले ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे, तो आप सबसे पहले इस कोष्टक में ये वाली परिभाषा लगा सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब स्टार सी। अब आप इन दोनों में ये वाली परिभाषा लगाएंगे तो आपको मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब प्लस सी क्यूब। इसी तरीके से अब आप ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप जो परिभाषा ये वाली अपने पास है वो आप इसमें लगाएंगे इस वाले कोष्टक में, तो आपके पास आ जाएगा ए स्टार बी क्यूब प्लस सी क्यूब। और जब आप इन दोनों में ये वाली परिभाषा लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल क्यूब। तो आप देखिए कि आपके पास ये एक मान आया और एक मान ये है, क्या ये दोनों बराबर हैं? तो ये दोनों बराबर नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी संदेह है तो आप एक उदाहरण के तौर पर इनके कुछ मान ले लीजिएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे आप a बराबर 1, b बराबर 4 और c बराबर 2 ले लेते हैं, तो देखिए आप यदि 1 स्टार 4 स्टार 2 निकाल रहे हैं तो देखिए आपको ये यूज करना पड़ेगा। तो देखिए आपके पास आ जाएगा 1 का क्यूब 1 प्लस 4 का क्यूब अपने पास 64 आ गया, का क्यूब प्लस 2 का क्यूब अर्थात 8 आ गया। तो यहाँ से 65 का क्यूब प्लस 8 आ जाएगा। तो अगर आप 65 का क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा 2,74,625 प्लस 8। तो यहाँ से आपके पास ये 2,74,633 हो गया। तो आपने ये मान निकाला। हो सकता है आपको लगे कि ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो गई है, तो आपको थोड़ा सरल सा अंक ले लीजिएगा, अदरवाइज केवल हम एक उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहे हैं। तो अगर आप निकालेंगे अभी एक स्टार 4 स्टार 2, तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, आपको इस वाले को उपयोग में लेना पड़ेगा। तो आपके पास आएगा 1 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब का होल क्यूब। तो देखिए 1 प्लस 4 का क्यूब आपके पास 64 हो गया और 2 का क्यूब आपके पास 8 हो जाएगा। तो 64 और 8 72 का क्यूब हो जाएगा अपने पास। तो देखिए अपने पास आ जाएगा 1 प्लस
और यदि आप 72 का क्यूब निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3,73,248। और जब आप इसको थोड़ा सरल करेंगे तो ये 3,73,249 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये मान और ये मान बराबर तो नहीं आ रहे हैं। तो आपने यहां से भी देख लिया कि ये जो दोनों मान थे, ये वाला मान और ये मान बराबर नहीं आए हैं, अर्थात जो ये अपना द्विआधारी संक्रिया है वो साचर्य नहीं है। तो आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ क्रॉस का चिन्ह बनाया है, क्योंकि ये साचर्य नहीं है। तो यहां से ये पता लग गया कि ये द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय है परंतु साचर्य नहीं है। अब चूंकि आपको तो सही विकल्प चुनना था, तो देखिए कौन सा विकल्प सही बैठेगा। तो पहले विकल्प में लिखा हुआ है कि दोनों होने चाहिए साचर्य क्रम विनिमय, तो आप जानते हैं ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरे विकल्प पर आप बढ़ेंगे तो आप इसमें लिखा हुआ है जो द्विआधारी संक्रिया है स्टार क्रम विनिमय है परंतु साचर्य नहीं है, तो ये विकल्प बिल्कुल सही है। तो इसलिए विकल्प बी अपना सही आंसर हो जाएगा।